बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। आई होप आप सभी लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करते हैं और आज के प्रोग्राम में जी एज़ यूजुअल हम अपने सेगमेंट्स भी शामिल करेंगे, कुछ अहम ख़बरों की तरफ भी हम जो है वो डिस्कशन करेंगे, साथ ही साथ आज के मेहमानों से भी आपकी हम मुलाकात करवाएंगे। जी आज हमारा एक बहुत ही स्पेशल टॉपिक है। बहुत सारे लोगों को इस बारे में इंफॉर्मेशन बहुत कम होती है। तो विरासती हक़ ख़ातून का क्या है और फिर खुदा न खास्ता किसी भी किस्म की नागहानी मौत की सूरत में वो हक़ किस तरह से और कौन हासिल कर सकता है, तो ये आज हम 11 बजे स्पेशली जो है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन इस वक्त हमने आगाज़ करना है अपने सेगमेंट से और जानना है शहर का मौसम कैसा होगा। जी तो मायदा ने हमें ज्वाइन किया है, मायदा की तरफ चलेंगे। इस वक्त मौसम शहर का कैसा है ये जान लेते हैं। मायदा बताइए मौसम कैसा है? रात को तो हम खासी तब्दीली देखते हैं, मौसम में कुछ बेहतरी आ रही है, लेकिन सुबह के टाइम कभी हम देखते हैं बादल आ जाते हैं, कभी धूप आ जाती है। तो आज मौसम कैसा रहेगा? बिल्कुल खूबसूरत सुबह का आगाज़ करते हुए महकमे मौसमियात की बात करें तो लाहौर का मौसम आज कदरे बेहतर है। लाहौर के मौसम में कभी बादल भी आ रहे हैं, कभी धूप भी अपनी तपिश दिखा रही है, लेकिन क्योंकि सुबह की टाइम है तो बादल जो हैं वो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। इसके साथ जो है वो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, जिन्होंने गर्मी और हपस के ज़ोर को जो है वो तोड़ दिया है। पिछले हफ्ते जो था वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी और तपिश महसूस करनी पड़ रही थी लोगों को, लेकिन आज जो है वो लोगों के चेहरे भी बहुत खिलखिला उठे हैं, क्योंकि अक्टूबर का महीना स्टार्ट हो गया है और मौसम जो है वो बेहतरी की तरफ जा रहा है। महकमे मौसमियात की जानिब से अगर बात करें मौसम की तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 27 डिग्री सेंटीग्रेड है। कम से कम जो दर्जा हरारत रिकॉर्ड की गई है वो 24 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इसके साथ अगर हवा में नमी के तनासुब की बात करें तो 78% जो है वो भी रिकॉर्ड की गई है। फ़िलहाल जो है 10% बारिश के चांसेस बताए जा रहे हैं कि शायद 10% जो है वो बारिश हो जाए, लेकिन उसके साथ मैं आपको बताती चलूँ क्योंकि अभी तक बारिशों का आगाज़ नहीं हुआ तो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 187 रिकॉर्ड की गई है। मौसम जो है वो चेंज हो रहा है, उसके साथ जो है हमें कुछ एहतियाती तदाबीर की भी ज़रूरत है। तो घर से जब बाहर निकलते हैं आप तो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें। ठीक है जी, मास्क का इस्तेमाल तो अब आपको वाकई ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम देख रहे हैं कोविड केसेस में कमी आई है, लेकिन इसके साथ साथ एक और ख़तरा जो हमारे सर पे मंडला रहा है वो डेंगू की सूरत में है और हर दूसरा बंदा डेंगू का शिकार होता चला जा रहा है। तो प्लीज़ एहतियात कीजिए और इसमें एहतियात क्या है, वही आपने सफाई सुथराई का ख्याल रखना है और यहाँ पर कोशिश ये करनी है कि आपने अपने घर में इर्द गिर्द कहीं पर भी खाली प्लॉट में पानी जमा नहीं जी होने देना। तो थोड़ी सी आप कोशिश कीजिए, अपनी आंखें खुली रखें ताकि आप जो है वो डेंगू मच्छर से महफूज रह सकें। अलबत्ता मेरे एक दो सुनने में आए लोगों को मलेरिया भी हो रहा है, तो प्लीज़ एहतियात कीजिए, अपनी बहुत ज़्यादा केयर कीजिए। आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ बढ़ते हैं। पंजाब में हुकूमती अराकीन असम्बली पर फंड्स की बरसात तेज़ कर दी गई। हुकूमती अराकीन असम्बली को 2 अरब 50 करोड़ कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज के लिए मिल गए। जी और YDA लाहौर का जिना अस्पताल के सामने एहतजाज, साथ ही डॉक्टर्स को रिहा करने पर OPDs बंद करने की धमकी। जब कोई बात नहीं मानेगा तो फिर आप अच्छी खासी धमकियों पर उतराते हैं। YDA का हमेशा से ये खैर वतीरा रहा है। इस खबर की तरफ भी आएंगे। हमने आज की खबरों को डिटेल में डिस्कस करना है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दुर्रे नायाब? अच्छा जी, हम दुर्रे नायाब से आज की तमाम खबरों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले आगाज़ हमारा होगा जो डेंगू के वार बढ़ते जा रहे हैं। दुर्रे नायाब, इस पे आपका एक कमेंट चाहिए, फिर हम चलते हैं आज की पहली खबर। जी बिल्कुल, कल आप देखें जिस तरह से मैं देख रहा था सेक्रेटरी जो नए आए हैं माहौलियात बड़े मतलब कि एक्टिव नज़र आए और काफ़ी ज़्यादा वो मुनज़्ज़म भी नज़र आए, लेकिन मसला ये है कि टाइम अब गुजर चुका है। अब आपको इस तरह की एक्टिविटीज़ करने से सिर्फ यही हासिल होगा कि आप लोगों को डरा धमका के ज़रा उन पे इन्फोर्समेंट कर सकेंगे, लेकिन जो आपका सर्विलेंस का टाइम था वो गुजर गया है। अब होगा क्या कि पर्चे दिए जाएंगे शहरियों पे, उनको अंदर किया जाएगा, उसके बाद उनको सजाएं दी जाएंगी, उनके कारोबार बंद किए जाएंगे, क्योंकि आपने जो डेंगू सर्विलेंस का टाइम था वो गुजार दिया है। लिहाजा अब हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन अपनी नाअहली छुपाने के लिए
इसको शहरियों पे डालेगी और उन पे पर्चे दे के फिर एक खौफ और हरास का जो है सूरत हाल पैदा होगी और सिर्फ ये बताया जाएगा जी कि अब चूंकि हम बड़ा काम कर रहे हैं, हालांकि काम तो इनको 3 माह पहले कर देना चाहिए था। ये तो हमेशा एक्टिविटी मानसून की बारिशों से पहले होती है। मानसून की बारिशें तो गुज़िश्ता हफ्ते ख़त्म हो चुकी हैं और ये सीज़न एंड अप पे है। अब आप इस तरह की एक्टिविटीज़ करके सिर्फ यही कर सकते हैं कि लोगों को ज़ोर ज़बरदस्ती के साथ थोड़ा सा मजबूर कर ले, लेकिन डेंगू लार्वे ने जहाँ परवरिश पानी थी, जहाँ जिस पानी में उनके अंडे परवरिश पा चुके थे, लार्वा परवरिश पा चुके हैं, अब उसको रोक नहीं सकते। अब उसके लिए बड़ा मुश्किल है। हाँ, नए आने वाले जो हॉट स्पॉट्स हैं उनको ख़त्म किया जा सकता है, उनके अंदर जो छिड़काव और स्प्रे है उसको बर वक्त किया जा सकता है। इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि अभी इन एक्टिविटीज़ का सिर्फ खौफ हरास के अलावा कोई फ़ायदा होगा। ठीक है जी, खौफ हरास के अलावा आपको फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन इशू ये है कि थोड़ी सी मैं बार बार यहाँ पे आप लोगों से भी रिक्वेस्ट ये करूँगी कि आप लोग कम से कम अपने घरों में जो है वो इस चीज़ का ख्याल रखें। बाकी जहाँ पर हुकूमती और ज़िले इंतज़ामिया या ज़िले मशीनरी को मुतहरिक होने की ज़रूरत है, जैसे कि हम बात करते हैं टायर शॉप्स पर चेक एंड बैलेंस रखा जाए, जितनी बुलंद इमारतें हैं, कब्रिस्तान हैं, यहाँ पर जाकर जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टाइम टू टाइम टीमें सर्वेलेंस करें, लेकिन हमारे घर में, हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में हमारी कुछ अपनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपकी सेहत इससे जुड़ी है और इसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ेगी, अपनी आंखों को खुला रखना पड़ेगा। आज की पहली खबर क्या है जी? खबर यह है, पंजाब में हुकूमती अराकीन असम्बली पर फंड्स की बरसात तेज कर दी गई है। हुकूमती अराकीन पर हुकूमती अराकीन असम्बली को 2 अरब 50 करोड़ कम्युनिटी डेवलपमेंट पैकेज मिल गया। आम आवाम का क्या फ़ायदा होगा दुर्रे नायाब, इससे ये कह दीजिएगा। आम आवाम का ये फ़ायदा होगा कि ये इसको खर्च कर लें, और अब भी अगर ना करते तो मेहरबानी होती। प्रोजेक्ट्स तो चल रहे हैं, एलडी भी देखिए अपने तौर पे 3 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहा है, 2-3 उनके और पाइपलाइन पे हैं, फिर वासा के अपने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उसमें पाइपलाइन में है। सिर्फ तरक्याती मनसूबों के लिए अपने हलके के वुज़रा को नवाजना, अपने हलके के अरकान असम्बली को नवाजना, भाई वो क्या नया काम कर देंगे? क्या वो ख़ुद तो कहीं पे पानी सप्लाई करने के इस तरह से वो टेक्निकली नहीं है कि काबिल के वो खुद से कहीं जाके पानी की लाइनें बिछा रहे हों, कहीं पे जाके खुद वो वाटर सप्लाई लाइन के ज़रिए लोगों के घरों तक साफ़ पानी दे रहे हो, कहीं पे किसी के घर के आगे वो खुद पैच वर्क कर रहे हो। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है। और ये मैं आपको बताऊं कि मेरा ये ज़ाती तज़िया है कि वाल्टन और लाहौर कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन के नताइज देखते हुए बल्दियाती इलेक्शन से कबल ये तैयारी की जा रही है, ताकि हर गली मोहल्ले की सतह पर रुकने सूबाई असम्बली, और अगर रुकने कौमी असम्बली का वो हल्का है तो उनके नीचे जितने उनके कोऑर्डिनेटर्स हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, नामजद हैं, टिकट होल्डर्स हैं, उनको थोड़ा सा एक प्रिविलेज मिले और उनके पास ये इख्तियार हो कि एमपीए से फ़ंड लेके वो थोड़ा बहुत खर्च कर सकें, उनकी एक्टिविटी नज़र आए, लोगों का मदावा हो सके, गली मोहल्लों में उनकी भी जे कार हो, और उसके बाद चर्चा हो कि जी ये बल्दियाती नुमाइंदे इलेक्शन से कबल जो है वो आपके रुकने सूबाई असम्बली बड़ा काम करा रहे हैं, बड़ा पैसा है उनके पास, और जी गले में लाइटें भी लग रही हैं, आपकी ग्रीन बेल्टें भी बेहतरीन हो रही हैं, आपके पैच वर्क भी हो रहे हैं, लेकिन हो जाए। मुमकिन इसलिए नहीं है इतनी जल्दी क्योंकि अब आपके पास तकरीबन टेक्निकली 2 साल है, 2 साल भी नहीं, थोड़ा टाइम रह जाता है। उससे पहले तो आपके पास जारी बात है रोल अप कर रहे होते हैं आप अपनी गवर्नमेंट के सारे मैटर्स को, तो टाइम तो आपके पास थोड़ा है। सिर्फ इसमें जो एक फ़ायदा नज़र आ रहा है वो यही है जी कि आप बल्दियाती इलेक्शन से पहले आपके जो मेंबर्स होंगे, आपके जो नामजद जो काउंसलर, यूनियन काउंसलर के जो उम्मीदवार होंगे, वो गली मोहल्लों में अपने हल्के को मुंह दिखाने के काबिल रह जाएंगे। उससे ज़्यादा इस फंड्स के कोई यूटिलाइजेशन है नहीं है, काम अपनी जगह हो रहे हैं। आपने कहा बता दिया कि यूटिलाइजेशन क्या है इन फंड्स की, यहाँ पर भी तो तरजीहात आपके अपनी वो नवाजने वाली जगह तो नहीं रहेंगी जहाँ पर आपको ज़रूरत है, जहाँ पर 100% मैंने देखें इस बात का पहले ही अहाता किया कि जब फंड्स ही आपके हलकों में दिए जा रहे हैं, अगर एक रुकने सूबाई असम्बली या कौमी असम्बली के हलके में मिसाल के तौर पे 10 करोड़ का फंड आया है, फिर उसने ये देखना है जी कि नीचे कोऑर्डिनेटर्स, उनके यूनियन काउंसिल के नामजद जो उम्मीदवारान हैं और टिकट होल्डर्स हैं कि हाँ जी कहाँ पे फंड लगाया जाए, वो कहेंगे जी कि हमारी इस गली में लगा दें। कहीं पर भी इशू है जहाँ पर काम करने की जरूरत है वो प्रायोरिटी नहीं रही। हालांकि इसमें थोड़ा सा ये होगा कि जहाँ काम करने की जरूरत है, आप ये ना सोचें कि यहाँ से हमें वोट मिल रहे हैं, नहीं मिले, माजी में मिले हैं कि नहीं मिले। आप इलाकों में, हलकों में काम करते जाएं तेजी के साथ, और उसका एंड रिजल्ट होगा शायद आवाम की महंगाई छोड़ के किसी के दिल में रहम आ जाए और वो आपको बहुत अच्छे तरीके से वोट देने पर रजामंद हो जाए, वो तो उसकी अपनी विल है। लेकिन इस तरह के जो स्टंट्स हैं
सिर्फ अपनी पॉलिटिकल जो आपकी हिरारकी है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, और नीचे जो बल्दियाती इलेक्शन से कबल आपके नुमाइंदे लोगों में जाने से, लोगों में मिलने से और लोगों में उठने बैठने से कतरा रहे हैं, उनको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा। अच्छा, अली रामे ये कह रहे हैं कि 100% बजट जारी कर दिया गया है। इस 100% बजट का इस्तेमाल हो कहाँ रहा है, किस तरह से हो रहा है, आया बजट पूरा इस्तेमाल हुआ भी या नहीं, कोई मॉनिटरिंग का सिस्टम होता है, कोई चेक एंड बैलेंस रखिएगा? ये आपने बड़ा वैलिड पॉइंट निकाला, क्योंकि पिछली गवर्नमेंटों में मैंने ये देखा है कि जब भी इस तरह के एमपीए या एमएनएस को आप बजट देते थे तो उनके ऊपर एक थर्ड पार्टी वैल्यूएशन बिठाते थे। exactly. और उसके बाद थर्ड पार्टी वैल्यूएशन में वो प्राइवेट कंसल्टेंट भी हो सकते थे, नेस्पाक भी हो सकते थे, एक ECSP थी कंपनी, वो भी होती थी, और उसके अलावा स्पेशल ब्रांच और दीगर जो इदारे थे वो भी रिपोर्टर पार्टी। हमारे यहाँ तो ये है ना कि सिस्टम हर कोई अपना अपना हिस्सा रखता है, काम करता है और नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल करता है। अब ये होगा, अब बिल्कुल यही होगा कि जब आप चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे तो रुकने जो सूबाई असम्बली हैं वो तो काम को कह देंगे जी कि इस गली में, इस मोहल्ले में फौरी तौर पे आप सड़क भी बनवाएं, आप जी ट्यूबवेल भी लगवाएं, आप पानी भी निकास बेहतर करें, गलियों का सीवरेज सिस्टम ठीक करें, लेकिन वो किसको दिया जाएगा काम, वो कैसे अवॉर्ड किया जाएगा, उसके लिए आप कानून के मुताबिक बाकायदा कोई टेंडर किस तरह मॉनिटर करेंगे? फिर कहीं ये तो नहीं होगा कि खुदा ना खासा कोई बीच का बंदा, कोई ऐसा बंदा जो खराबी करके बीच में कमीशन ले ले, ठेकेदारों को ख़राब करे, हल्के के लोगों को ख़राब करे, उनसे कुछ पैसे मांगे, जो होता रहे। मैं इस गवर्नमेंट पे कोई ये बात इल्ज़ाम दरअंदाजी की बात नहीं कर रहा, ये माजी में भी होता रहा, उससे माजी में भी होता रहा। तमाम सियासी वर्कर्स जो हैं वो इस चीज़ का शिकार रहे हैं कि फ़ंड किसी के होते थे, सियासी वर्कर बेचारे कहीं महरूम रह जाते थे, गली मोहल्लों वाले जो सही बेनिफिशरी होना चाहिए था वो बेनिफिट नहीं उठा पाते थे, और दरमियान के 2-3 जो टाउट माफिया होता है, आपका कमीशन माफिया होता है, वो अरकान असम्बली के फंड से कमीशन लेके टेंडर करवा के ठेके करवाता था। अच्छा, ये होता, ये बताइएगा, सड़कें और सीवरेज का काम तो हम सुनते हैं, ये यहाँ पर मेंशन किया बिजली और गैस से रिलेटेड भी मसाइल अवाम के हल किए जाएंगे, ये किस नौयत की? देखिए, मैं फिर उसी बात पे आ रहा हूँ एंड पे कि आपने वही मेरी सारी बातें कि बल्दियाती इलेक्शन से कबल जो एक नुमाइंदों के इख्तियारात होने चाहिए, उनके पास जितनी अप्रोच होनी चाहिए कि वो MNA MP के पास जाएँ, MD वासा, MD सुई गैस, ये तमाम उनकी बातें सुने, MD लेस्को आपके जो हैं वो बातें सुने, उनके सारे मसाइल हल करें। आप फंड्स के साथ उसी तरफ लेके जा रहे हैं, और ये एक आखिरी हल है इनके पास। ये इसी तरह है कि बंदा अगर खुदा न खास्ता डेथ बेड पे है तो उसको ज़िंदगी बचाने वाला जो आखिरी इंजेक्शन लगाया जाता है, ये मैं इसको इससे तशबीह दूंगा कि बल्दियाती इलेक्शन से पहले ये आखिरी जान बचाने वाला एक इंजेक्शन है, आप लगा के देख लें। लेकिन अगर इसका यूटिलाइजेशन 100% मेरिट पे ना हुआ तो कोई फायदा नहीं होगा। और यूटिलाइजेशन 100% मेरिट पे ना हुआ, दूसरा, अब आपने जान बचाने वाले इंजेक्शन की बात की है, तो इस टाइम आवाम की दुखती रग जो है वो महंगाई है। मेरे ख्याल से ये सबसे मौसर जान बचाने वाला इंजेक्शन है जिसकी इस वक्त तमाम ही लोगों को जरूरत है, चाहे आप कोई अमीर कह लें, चाहे आप कोई गरीब कह लें। आवाम तो एरिया रगड़ करके थोड़े बहुत काम करा लेती है, वो सीधे इसका मसला भी हल कर लेती है, थोड़ा बहुत अपना चाय पानी दे के बिजली के मसाइल भी हल करा रही है, मीटर के मसले भी हल करा रही है। तो ये बहुत ज्यादा आपने जो निशानदेही की है ना, महंगाई असल में फैक्टर है। अब ये सारे काम करवाने के बाद भी लोग ये देखेंगे जी कि आटा कितना महंगा है, ऑयल कितना महंगा है, खाने पकाने वाला तेल क्या हालत क्या कर दी आपने, चीनी क्या हालत हो गई। तो ये बातें अभी भी होंगी इसके बावजूद। ऐसे ही लेकिन ये सिर्फ अपनी एक पॉलिटिकल हायरार्की को मजबूत करने का एक्सटेंट है। चले जी, कर ही ले, मैं कहती हूँ महंगाई इसी तरह से दूर कर ले। खैर, महंगाई की मौजूदा सूरत हाल की तरफ हमने बढ़ना है। घी की कीमत में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है, और सब्जियों की कीमतों की भी हम बात करेंगे। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो कुछ जिक्र करेंगे हालिया महंगाई का। ऑल दो इसका फायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि अब मतवातर महंगाई होती है, तो हमने तो आपको अपडेट रखना ही है। ब्रेक के बाद आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और सुबह सुबह जी हम कोशिश करते हैं यही कि आपके साथ अच्छी खबरें डिस्कस करें, लेकिन क्या करें जी, आपको बाखबर रखना, अपडेट रखना भी ज़रूरी होता है। अब आप जब घर से निकले, ऑब्वियसली नाश्ते के बाद सभी लोग ये प्लान कर रहे होते हैं बनाना क्या है। अब जब आप सब्ज़ी खरीदने की बात करते हैं, हर रोज़ आप जाएंगे, सब्ज़ी महंगी, अच्छा बड़ी मुश्किल हो जाती है ये चीज़। एक दिन आप जा रहे हैं कीमत कुछ और है, दूसरे दिन आप जा रहे हैं कीमत कुछ और है, और कुछ लोगों को एक्चुअली मैंने देखा है वो बेचारे सब्जी की दुकान पे जो लोग बैठे हैं उनसे लड़े होते हैं। अब तो मुझे लगता है उनका भी कोई कसूर नहीं है।
हुकूमत और आपकी एडमिनिस्ट्रेशन नाकाम हो जाए तो फिर आवाम और दुकानदार वो आपस में गले नहीं पड़ेंगे तो और क्या। प्रोवाइड करने के बाद वो एक रेट को स्टैटिक भी रखने में पूरा पूरा किरदार अदा करते थे। फिर आपके अगर आलू 40 रुपए थे, 50 रुपए थे, 30 रुपए थे, वो कम अज कम महीना 15 दिन कम से कम जो है वो स्टैटिक रहती थी कीमतें। अब हालात आपकी बात ठीक है कि आज आलू 30 रुपए ले लें, कल 50 हुए होते हैं, ऐसे ही है। परसों 60 हुए होते हैं, उसके बाद अचानक फिर 45 पे आ जाते हैं, फिर 50 होते हैं, फिर 60 होते हैं। अब ये कौन से रेट का मैकेनिज्म है जो घर बैठे लोग निकाल रहे हैं? हम हर रोज अपने नाजरीन को रेट्स बताते हैं, चाहे वो सब्जियों के हो चाहे वो गोश्त के हो। हम जिसको सस्ता प्रोटीन कहते हैं, चिकन की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ जी। अच्छा जी, चिकन 21 रुपए कीमत में इजाफा हुआ है, 349। मतलब आप सस्ता प्रोटीन, आप 1-2 रुपए वाली बात तो भूल जाएं। अब तो बात ही हो रही है सीधे सीधे 15 रुपए, 20 रुपए। एलपीजी जा रही है तो वो भी 20-20 रुपए, चिकन बढ़ रहा है 20-20 रुपए। अच्छा, मैं ये चीजें कह रही हूँ, इन चीजों का तो इल्जाम अपोजिशन पर हमजा शहबाज शरीफ साहब पर लगाया जाता था कि जी कीमतों रेट जो हैं वो निकालते हैं, उनको जो है उनकी जेबें भरी जा रही। अब ये कौन कर रहा है? मेरा ख्याल है अब भी इस पे भी कोई जेटी बिठा लें, शायद अभी भी उन्हीं की जेबें भरी जा रही हूँ। और आपने जो इतना अर्सा उनको अंदर रखा जेल में वो रहे। मैंने 349 बताया और आयशा मुझे कह रही 360 हो गया, आज 11 रुपए इजाफा। ये तो इस तरह रेट बढ़ा है जिस तरह फॉरेक्स रेट नहीं होते कि अब डॉलर जो है वो 172 पॉइंट कुछ का हो गया। नहीं भाई रुके भाई, अब डॉलर जो है 173 क्रॉस कर गया। आपकी ये जो इन्फ्लेशन का लेवल है वो या मैकेनिज्म नहीं इनके पास, या इनको समझ नहीं आ रही कंट्रोल कैसे करना है। और दरमियान के जो लोग फायदे उठा रहे हैं वो सरकार को उससे गर्जी कोई नहीं है। फायदे उठा नहीं रहे, ये उठवा रहे हैं, उन लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये तो अल्टीमेट जिम्मेदारी आयद होती है ना, जब मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा तो मेरी वजह से जितना बिगाड़ होगा मैं उसका जिम्मेदार हूँ, कहीं ना कहीं पे मैं उसका जिम्मेदार हूँ। ये चीज इस चीज से निकाल दें कि जी ये हमारी जिम्मेदारी नहीं थी, पिछली हुकूमतों ने ये कर दिया, अब हमसे ये नहीं हो रहा। आपने मुर्गी वाली सही मिसाल दी है कि ये मेथोडोलॉजी तो इन्होंने हमें सिखाई थी कि ये तो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो रेट निकालते हैं और उनकी पता नहीं कितनी को बर्ड शेड्स हैं, कितनी उनकी फैक्ट्री हैं, वहाँ से मुर्गियाँ सिर्फ वहीं पे ही तैयार होती हैं और तो शायद होती नहीं थी कहीं पे। और अब जब इतने अरसे से सारे ये बेचारे पॉलिटिकल अपना तमाम तर चीज़ों को फेस कर रहे हैं तो उसके बाद ये चीज़ों में जो इजाफा हो रहा है वो बताएं वो कौन कर रहा है? और आगे मौसम तब्दील हो रहा है, चिकन की कीमत भी बढ़ेगी, अंडे 170 रुपए दर्जन अभी है, तो आगे आप आगे क्या होगा जी? दालें जो भी एक प्रोटीन की किसी हद तक आपकी जरूरत पूरी करती थी वो तो तकरीबन भूल जाए ना कि अब आप वो खा सकेंगे। आप उसके अगेंस्ट जो लोग मटन या बीफ अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे वो चिकन खाते थे। चिकन बहरहाल फिर भी तीसरे दर्जे पे सस्ता था, अब वो भी चीज़ें नहीं रही। आपने गोश्त तो तकरीबन ही छीन लिया ना लोगों से, तो अब दालों की तरफ जो थोड़ा बहुत रुझान रह गया था वो भी मेरा नहीं ख्याल कोई महंगी दालें खाता होगा, दाल माश कौन अफोर्ड करता होगा, अफोर्ड नहीं कर सकता। और दीगर चीज़ें ये भी आपने चले नेमत अब छिन गई, अल्लाह ताला की तरफ से है जी, हम इनको पे हुकूमत पे भी चलो अब छोड़ देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आपको किरदार का जिम्मेदारी लेनी है, कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ को फिक्स करना है। 3 साल के बाद अब दूसरा और 2 साल रह गए हैं, चौथा 5वां साल भी ख़त्म हो जाएगा, कब ये चीज़ों को थोड़ा सा इस्तेहकाम मिलेगा? अब तो लोग ये भी बेचारे डरते डरते डिमांड नहीं करते कि जी हमें आप जो है ना वो सस्ती चीज़ें दे दे, वो कहते हैं इसको रोक ही लें। अच्छा, वही मैं इस तरफ ही आने लगी थी। हमारे यहाँ एक वो ट्रेंड क्या है जी, पोश इलाकों में आप चले जाएं तो आपको सब्जियों के रेट, चिकन के रेट अलहदा से मिलेंगे, किसी दूसरे इलाके में चले जाएं अलहदा मिलेंगे। वो जो इतनी फौज जफर मौत जो है हम इंतज़ामिया के नाम पे देखते हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट के नाम पर देखते हैं, वो क्या कर रहे हैं? अब आपकी बड़ी सिंपल लॉजिक आपने पेश कर दी कि अगर जनाब वाकई ही केले 60 रुपए दर्जन है मिसाल के तौर पे, तो फिर गुलबर्ग में 100 रुपए के दर्जन क्यों मिलते हैं? डिफेंस में 150 रुपए दर्जन क्यों मिल रहे हैं? आप यहाँ पे टाउनशिप आ जाएं, फिरोजपुर रोड पे आ जाएं, नहर पे आप हरबंसपुरा वाली साइडों में चले जाएं, वहाँ 50 रुपए भी मिल रहे होते हैं। तो ये जो डिफरेंस है बीच में 50, 60, 100 रुपए का, ये कौन पैदा कर रहा है और इसको कौन रोकेगा? और अगर ये आपकी जरूरत के मुताबिक ये खाने पीने की चीज़ इतनी ही महंगी है तो फिर भाई ये पोश इलाकों से हट के जो गरीब के मुतवसत इलाके हैं वहाँ पे ये आधी कीमत पे क्यों मिल रहा है? इसी तरह आप जौन सी सब्जी जौन सा फल उठा लें उसमें ह्यूज डिफरेंस है। पूरे शहर के अंदर 3-3, 6-6 लिस्टें हैं और जो डीसी साहब लिस्ट निकालते हैं, क्या उनसे पूछें कि कभी उन्होंने खुद भी जाके चेक किया है? चलिए, अब आपने डीसी साहब का जिक्र कर दिया। डीसी साहब हमारे साथ हमारे ही सेट पे मौजूद थे और हमारी एंकर पर्सन फरवा की जानिब से जो प्रोग्राम किया गया उस पे जो रेट लिस्ट किसी स्टोर पे फरवा बता रही थी, डीसी साहब को खुद नहीं पता था कि किस रेट पे। यही तो बात है भैया, आप जेब में डाल के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट साथ मौजूद थे
और वो हैरान हो रहे थे कि ये चीज़ों के रेट हमें नहीं पता कि सब्जियों की कीमतें, और फिर वो जो डीसी रेट लिख के स्टोर्स पे चीज़ें लगाई होती हैं उनके हालात भी हमने डीसी साहब को खुद ही दिखा दिए थे। तो अंदाज़ा कीजिए। अच्छा आप बताएं कहाँ मिल रहा है 500 रुपये का बीफ, कहाँ मिल रहा है 1000 रुपये या 900 रुपये का मटन, को बता देना। आप एक तो महंगाई कर रहे हैं, दूसरा आवाम के जख्मों पे रेट लिस्ट जो नाम नहाद निकाल के उनके जख्मों पे नमक छिड़क रहे हैं। तो आप क्या करना चाह रहे हैं? आप एक तो तरफ तमाशा उनका लगा रहे हैं, दूसरी तरफ उनको एक कागजी लिस्ट दिखा देते हैं जिसका अफसरान को खुद भी मालूम नहीं होता, और वो किसी जगह जाके उस पर खरीदारी तो करके दिखा देना। भाई हमारा मुंह बंद कर दें। आप आए, आप आके कहें जी कि ये रेट लिस्ट थी, मैं ये चीजें ले आया हूँ बाजार से, लिहाजा आप जितने भी रिपोर्टर्स और एंकर्स बैठे हैं आप तो गलत बयानी कर रहे हैं। हम तो कहते हैं कोई आके काउंटर डिस्कशन तो करे। अब तो हालात ये हो गए हैं कि ना ये जितने भी जिम्मेदारान हैं लोग, अब ये मीडिया से मुंह कतराते हैं। अच्छा, ये आंखें छुपाते हैं। कतराते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो दिन के आगाज में हमें ये बता दिया जाता है कि डीसी की जेर सदारत मीटिंग हुई है, प्राइस कंट्रोल का, ये क्या मजाक किया जाता है? इस मीटिंग में होता क्या है? ये सिर्फ ऊपर वालों को दिखाने के लिए कि हम बड़े मुतहरक हो गए हैं, हमने सुबह मीटिंग ले ली है, एक नई रेट लिस्ट निकाल दी है, 4-5 जगह छापे मारे हैं, और वही रैपिडेटली जी एसी कैंट जो है वो बहुत उनकी रोज़ एक खबर आ जाती है, फिर इसी तरह एसी मॉडल टाउन उनकी भी रोज़ एक खबर आ जाती है, इतनी चीज़ें रैपिडेटली। अब बाकी जगहों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना तो कोई काम है, बस अपने गले से चीज़ें उतारने के लिए दिखा दिया जाता है। और रात को व्हाट्सएप भर दिए जाते हैं, आपका चीफ मिनिस्टर तक जो है ना वो चीज़ें मनोवन पहुँच जाती हैं, रिपोर्टें बनाई जाती हैं, बड़ी खूबसूरत प्रेजेंटेशंस बनाई जाती हैं कि आज 100 छापे मारे, 5 बंदे गिरफ्तार हुए, 26 FIR हो गई, टोटल रेवेन्यू जो है जुर्मानों की मद में लाख रुपए इकट्ठा कर लिया गया। एक खूबसूरत स्लाइड बनती है, वो चीफ सेक्रेटरी को जाती है, और चीफ सेक्रेटरी जो है ना वो आगे CM को भेज के रात को सो जाती है। ये टोटल आपकी एडमिनिस्ट्रेशन है जो गुड गवर्नेंस इस वक्त चल रही है, गुड गवर्नेंस के नाम में मजाक ही चल रहा है। और बिल्कुल आपने सही कहा, और जिसकी बस हाँ में हाँ मिलाई जाता है वो सीटों पर विराजमान रहता है, काम करने को यहाँ किसी का दिल नहीं करता। आवाम की किस्मत सिर्फ और सिर्फ अब यही रह गई है कि जी उन्होंने महंगी चीज़ें खरीदनी है। हम जितनी मर्जी डिस्कस कर लेंगे ये चीज़ें, हम पे तो उल्टा इल्जाम लगाया जाता है कि हम ये चीज़ें ढूंढ के लेकर आते हैं। तो मैं तो कहता हूँ ना कि ना ये हमें काउंटर कर लेना, किसी तरह खुद ये खरीदारी करके हमें रसीद दिखा दें कि देखें जी हम तो गए दुकान में। बिल्कुल ऐसे मैं तो कहती हूँ कि हमें उस जगह पे ले जाएं। आप कहते हैं कि हम कैमरे उस जगह पे लेके जाते हैं जहाँ लोग रोध हो रहे होते हैं, तो आप आए, आप हमें ले जाएं, तो हम दिखा देते हैं कि लोग खुशहाल भी हैं, लोग कह भी रहे हैं हुकूमत रिलीफ दे रही है। फिर लेते हैं ब्रेक के बाद वापस आएंगे, अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे, हमारे साथ ही रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद, और यह इंतहाई अफसोस के साथ ये खबरें हम आपके साथ शेयर करते हैं। पता नहीं किस तरह किसी का, मैं कहूँगी ये इंसानियत तो ख़त्म ही हो जाती है, सफाकियत की इंतहा हो जाती है। अपने हाथों से 9 माह का लखते जिगर जिसको अबदी नींद सुला दिया गया। शोहर गुलाम मुस्तफ़ा ने बेटे को बेईमाना तशद्दुद का निशाना बनाया। दुर्ना आप क्या कहेंगे? इस तरह के वाक़यात रुक नहीं पाते हैं, ये घरेलू तशद्दुद के वाक़यात, इस पर कभी हमने कोई प्रॉपर तरीके से ये भी नहीं देखा कार्रवाई हुई हो और सुलह सफाई करा के बात खत्म हो जाए। देखिए ना, इसमें तो आपको ना एक पूरा पैनल बिठाना चाहिए जिसमें आपको माहिर नफ्सियात भी बिठाने चाहिए, आपको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के लोग भी बिठाने चाहिए, आपको पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स जो हैं उनको भी बिठाना चाहिए, इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे करने वाले इदारों के बंदों को भी बिठाना चाहिए। और फिर कहें कि एक केस निकला है, वो रिपोर्ट होने से अपने मंतकी अंजाम तक कब और कैसे पहुंचा, कोई मिसालें देके बताएं, ताकि खुदा ना खास्ता किसी के साथ मसला होता है तो उसको पता हो कि मैंने फर्स्ट रिस्पांस कहाँ करना है, मैंने कॉल कहाँ करनी है, किसी बच्चे या बच्ची के साथ ज़्यादती हो तो उसको मैंने किस तरह से एड्रेस करना है, कहाँ कहाँ जाना है, और फिर कानूनी मदद फराहम करने वाले कौन लोग हैं, और उसके बाद जो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है वो किन किन जगहों पे आपकी मदद कर सकती है, क्या वो कोई कानूनी लीगल एड आपको दे सकती है, क्या आपको किसी कानून के तहत पर्चा करने में मदद दे सकती है, फिर पुलिस का फर्स्ट रिस्पांस क्या हो सकता है, अगर कोई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमें तो यही चीज़ें नहीं पता। अब आप जितने भी मॉडर्न माशरों की बात करते हैं, मिसालें देते हैं, टॉप टू बॉटम हमारे जो पूरी सियासी क़यादत है वो ये भी तो बताए ना कि वहाँ पे हर बच्चे को, हर बच्ची को, हर बंदे को अपने राइट्स पता हैं, वहाँ पे उनको अपने रूट्स पता है, उनको ये पता है कि हमने करना क्या है, उनको लाइन ऑफ एक्शन पता है, और फिर वहाँ पर कानून भी जिस तरह से हरकत में आता है वो भी एक मिसाल है। और वहाँ पे 1 लाइन एक्शन है, वहाँ पे ये नहीं कहते कि जी ये सॉरी मेरी हदूद नहीं थी तो ये थाने इछली की हदूद है, आपको जो है वो आधा दिन, फिर वो कहते नहीं जी ये तो चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का काम है, इस बच्चे बच्ची को हम कहाँ संभालेंगे जी, हम उसको कहाँ लेके जाएंगे। फिर थाने वाले कहते हैं नहीं जी ये तो औरत अगर मुलजिम है तो हम इसको रात को थाने में कैसे रखेंगे। भाई आप एक 1 लाइन एक्शन हो, अगर एक क्राइम ऑफेंस फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के तहत
हो गया है तो आप उसको उस पर कार्रवाई करें। फिर जिसका जो बनता है, चाहे वो खवातीन पुलिस थाने का बनता है, किसी की जगह बनता है, चाइल्ड प्रोटेक्शन का बनता है, आप उनके हवाले करें चीज़ों को। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा जी, नशे क्या आदि ये फर्द था, और मुझे ये बता दीजिएगा इस नशे की लानत को ख़त्म हम नहीं कर पा रहे हैं। दूसरा, एक प्रॉपर काउंसलिंग की ज़रूरत है इस तरह ये मेरा इससे इख्तलाफ है। आप जब एक क्राइम कर देते हैं तो आप उसको बुरी आदत और नशे पे डाल देते हैं। आप जब कह देते हैं जी कि हमसे ये गुनाह सरजद हो गया, हमने ये कत्ल हमसे हो गया है, वो तो ज़हनी मरीज था। भाई ज़हनी मरीज था तो मुआशरे में खुला फिर रहा था, और अगर वो नशा करता था और नशे करके रातों रात पड़ा रहता था तो कोई कानूनी इदारा नहीं था, कोई बंदा ऐसा नहीं था जो पुलिस में उसकी रिपोर्ट करता और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होती। आप अपने हमसाये ममालिक में देखें, आजकल जो टॉप स्टोरी बनी हुई है कि कितने बड़े एक बिग स्टार के साथ भी जो हो रहा है, आप तो किसी आम नशई को नहीं पकड़ सकते, तो यहाँ पे हम क्या मिसालें देंगे। तो ये चीजें देख के हमारा भी दिल दुखता है। हम भी कहते हैं कि कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जिसमें आपके ये नशावर जो लोग हैं, चाहे वो कितने ताकतवर हैं, चाहे वो कितने गरीब हैं, चाहे वो कितने दिहाड़ीदार मजदूर हैं, उनको सिस्टम से गुजरना चाहिए। और ये एक वाकया मैं हमेशा जिक्र करती हूँ कि जब भी इस तरह के वाकयात होते हैं, कोई तेजाब गर्दी का, कोई ज्यादती का, कोई घरेलू लड़ाई झगड़े का, ये एक आधा रिपोर्ट जो हो जाता है वो हम आपसे शेयर कर देते हैं, पता नहीं कहाँ पे कितने वाकयात हो। और मुआशरे में हमें कहते हैं कि जी बच्चों को समझाया जाता है चलो खामोश रहें, कंप्रोमाइज कर ले। भाई ये दरिंदगी और जितनी ज्यादती का मामलात हैं, इस पे तो बिल्कुल माफी नहीं मिलनी चाहिए। जितना खामोश रहेंगे उतनी ये चीजें बढ़ेंगी। एक और खबर हम डिस्कस कर लेते हैं जी। यंग डॉक्टर्स तशद्दुद और गिरफ्तारियों के खिलाफ सड़कों पर निकल आए हैं और आज भी एहतजाज होगा। यंग डॉक्टर से ये चीजें हमेशा से मुझे लगता है कि मुंसलिक रही हैं। अब डॉक्टर्स अगर बार बार जो है एहतजाज करेंगे, सड़कों पर आएंगे, कोई और रास्ता इनके पास नहीं होता। मेरा ख्याल है कि वक्ती तौर पे चीज़ें ठहर जाती हैं। ये करते भी हैं एहतजाज, सड़कों पे भी आ जाते हैं, ओपीडीज बंद करते हैं, इसके साथ बदमज़गी भी होती है और जितने आपके पेशेंट्स हैं उनके साथ नाइंसाफी होती है। सबसे ज्यादा आपके मरीजों पे कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसका तो कोई अल्टरनेट है। लेकिन फिर इस चीज़ को सेटल कर देना चाहिए। फिर जब आप, अच्छा ये रिवायत कहाँ से डली, चले मैं ये बात डिस्कस कर, मैं करना नहीं चाहता था लेकिन ये खबर ना आती तो मैं कभी ना करता। ये यंग डॉक्टर्स में जो पिछली गवर्नमेंट के साथ यंग डॉक्टर्स के एहतजाज में कौन बैठता था? डॉक्टर साहिबा बैठती थी। आपने यंग डॉक्टर को पॉलिटिसाइज किसने किया? बिल्कुल। इनको सियासत में किसने धकेला? आज खुद वो बात नहीं सुनने को इनकी तैयार है। हाँ, अब देखिए आपने पिछली दौरे हुकूमत में इन डॉक्टरों के साथ सियासी हमदर्दियां करके, पटियां बांध के, इनके कैंपों में बैठ के आज इनको सियासी लीडर बना दिया है और आज आप इनकी बात नहीं सुनते। भाई सुने ना, मजे की बात है। अब तो शहबाज शरीफ साहब जाके इनकी कैंपों में नहीं बैठ रहे, अब तो कोई जाके ओपोजिशन का, हमजा शहबाज शरीफ साहब हैं लीडर आपके ओपोजिशन के, वो तो नहीं जाके इनके कैंपों में बैठ रहे। कोई MP या MNA अगर कोई दूसरी जमातों का है वो भी नहीं बैठ रहा, मैंने तो नहीं देखा। लेकिन आपने जो रिवायत डाली है वो आपके गले पड़ गई है, अब इसको उतारें। लेकिन अल्टीमेट सफर कौन कर रहा है? सफर मैं और आप कर रहे हैं, सफर गरीब आवाम कर रही है, जिनके लिए OPD के दरवाजे बंद, जिनके लिए OPD के दरवाजे बंद हैं, जिनके लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिल रहा, जिनके लोग जिंदगी की जंग हार रहे हैं, जिनको कोई डॉक्टर आज देखने को तैयार नहीं है। ठीक है, वो अपना फरीजा भूल गए हैं, वो अपना जो उन्होंने हलफ लिया था वो भूल चुके हैं। वो एहतजाज के रंग में ये नहीं सोच रहे कि हमने गरीब को ना मरने के, एक इंसानी जान को ज़ाया होने से बचाने की कसम खाई थी, वो भूल चुके हैं। लेकिन इसका पूरा एक जिम्मेदारी का फैक्टर है। आपने इसको पॉलिटिसाइज ना किया होता, आज इनको इतनी ज़्यादा शय ना मिली होती तो शायद ये चीज़ें ना होती। और अगर आपने शय दी है तो अब आप इसको एड्रेस करें, आप भुगतें और उनके मसाइल को हल करके लोगों को तो अजाब से छुटकाएं। अब तो लोगों की हालत इतनी ज़्यादा गुर्बत में हो चुकी है कि दवाई लेने के लोगों के पास पैसे नहीं है और इलाज सरकारी अस्पतालों में मिलता था वो भी सियासती नज़र हो गया है। वहाँ भी सारा दिन एहतजाज हो रहा है, वहाँ भी सारा दिन नारे लग रहे हैं, डंडे सोटे चल रहे हैं, पुलिस के लाठीचार्ज आपने देखा किस तरह से इस्लामाबाद में किया गया। तो अगर यही कुछ करना है तो फिर महंगाई के बाद आवाम जो है वो सेहत की सहूलत से भी हाथ धोने को तैयार हो जाए, ये भी अब उसके बस की बात नहीं रह जाएगी। बिल्कुल ऐसे ही है जी। एक तो ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि सेहत सहूलियात नापैद होती चली जा रही हैं, उस पर ये मसाइल हल नहीं हो रहे हैं। डॉक्टर्स के मसाइल हैं तो आवाम तंग होगी, मरीजों को भुगतना पड़ेगा, इंतज़ामी मसाइल हैं, परेशान हैं। बस अल्लाह ही हाफिज़ है। हमने ब्रेक की तरफ जाना है और ब्रेक के बाद कुछ बात होगी आज होने वाले मैचेस की, जिसके पेश नज़र कज़ाफ़ी स्टेडियम को हमने देखा है कि 2-3 दिन पहले से नो गो एरिया करार दे दिया गया है, लेकिन मैच के दौरान
ट्रैफिक रवानी क्या होगी, कौन कौन से ऐसे इलाके हैं, कौन कौन सी ऐसी शाहराएं हैं जहां पर ट्रैफिक को बिल्कुल बंद रखा जाएगा, और वो जो रूट लगाया जाएगा टीमों पर उस पर कितनी देर ट्रैफिक बंद रहेगी। ये आपका मसला है, ये हमारा मसला है। हमने भी यहां से निकल के अपने घरों को जाना है। जब घंटों ट्रैफिक कतारों में लगना पड़ता है तो फिर ये जो एंटरटेनमेंट के नाम पर मेले सजाए जाते हैं, ये शहरियों के लिए वबाले जान बन जाते हैं। इस पर आते हैं ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुशामदीद। इसको खुशखबरी कहूँ, मैच का मेला कहूँ, सजने जा रहा है, या फिर कहूँ कि शहरी जो हैं वो ट्रैफिक अजाब भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। अभी इस पे कुछ कहना कबल अज़ वक्त होगा। अलबत्ता ट्रैफिक तो ब्लॉक होगी, ये मैं आपको बताती चलूं। 3 बजे आज मेला सजने जा रहा है कौमी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का, और इसके लिए जी आपको बताते चलिए पहले रोज 2 मैचेस खेले जाने हैं। अब एक ट्रैफिक प्लान तरतीब दे दिया गया है। इस ट्रैफिक प्लान के मुताबिक आप लोगों को अब ट्रैफिक जैम की अजियत भुगतना पड़ेगी। किया क्या जा रहा है, जिनको नो गो एरियाज करार दे दिया गया है जी। कज़ाफी स्टेडियम किसी भी तरह की ट्रैफिक नहीं जा सकेगी। याद रहे कि ऑलरेडी आपके फिरोजपुर रोड पर काम हो रहा है गुलाब देवी अंडरपास के करीब, जिसकी वजह से ट्रैफिक का दबाव हर रोज रहता है। हफीज सेंटर से चैनवन चौक तक किसी भी किस्म की ट्रैफिक नहीं जा सकेगी। लेकिन सिटी ट्रैफिक पुलिस ये दावा कर रही है कि जी मुल्हिका शाहराहों पर, जिस पर कैनाल रोड, जेल रोड, लिबर्टी कहा जा रहा है, ट्रैफिक रवां दवां रहेगी। दुर्रे नायाब, ये कैसे पॉसिबल है? ये देखें जी, ये इम्पॉसिबल है, और ये सच्ची बात है कि ऐसे शहरियों को गुमराह करने वाली बातें नहीं करनी चाहिए, हमें भी और ट्रैफिक पुलिस को भी। बल्कि आपको लोगों को साफ बताना चाहिए कि इस दौरान इस रोड पे जी आप अपनी 3 घंटे या 6 घंटे जो हैं, तो आप कोशिश करें जी लिबर्टी की तरफ आने वाले रस्तों को, अगर आपने लिबर्टी या कज़ाफी की तरफ आना है तो आप नहर से ही डाइवर्ट हो। बिल्कुल आपको आगे नहीं आना चाहिए, क्योंकि आगे फिर आप 2 जगह पे फंसेंगे। आप कज़ाफी मुड़ने वाली साइड पे भी फंस जाएंगे, वो भी पूरा ब्लॉक हो जाएगा। आगे आप आएंगे कलमा चौक की तरफ, वहाँ से भी जब यू टर्न लेने की लिबर्टी की तरफ आएंगे तो लिबर्टी भी आप नहीं जा सकेंगे। और फिरोजपुर रोड पे ऑलरेडी ट्रैफिक इतना डिप्रेशन है कि वहाँ पे सारा दिन जो है तहकीयाती काम होता है, उसकी वजह से आप नहीं जा सके। इसी तरह जो गुलबर्ग से आ रहा है और उसने क्रॉस करके अगर फर्ज करें उसको नहर पे पंजाब यूनिवर्सिटी, जौहर टाउन, फैसल टाउन की तरफ जाना पड़ गया तो वो क्या करेगा? आप उसको एडवांस बता दें कि भाई आप आए ना इधर, आप नहर का रूट ले लें, आप उसके अलावा आप दूसरा कोई रूट लेके ऊपर से होके आप टाउनशिप से होके दोबारा जौहर टाउन निकल। क्या है कि 3 घंटे पहले ये रोड बंद कर दिए जाएंगे, मतलब आप यहाँ नहीं जा सकते। 11 बजे से ये ट्रैफिक प्लान जो है वो तरतीब देना शुरू कर दिया जाएगा, और 3 बजे मैच है। उसके बाद ये मैचेस होंगे, फिर कब ये निकलेंगे, फिर जब टीमें निकलेंगी तब अलहदा अजाब भुगतना आप पड़ेगा। सिर्फ ये बताएं कि क्या अभी हमें और किसी अजाब की जरूरत है लाहौर शहर के अंदर? तरक्याती मनसूबों को जो ऑलरेडी ट्रैफिक में डिप्रेशन है इतना ज्यादा है कि चलें जैसे भी लोग कॉम्प्रोमाइज करें कि चलो कुछ काम तो हो रहे हैं ना, अब उस काम में कुर्बानी देते देते अब इतना भी ना उनको जिच कर दे। गैर मुल्की टीमें भी नहीं है। अभी जब टीम को लेकर आया जाएगा कज़ाफी स्टेडियम, तो यहाँ पर लिखा है खबर के मुताबिक जो सीटीओ साहब ने हमें बताया है कि 2 से 3 मिनट के लिए तमाम ट्रैफिक को बंद किया जाएगा। आप ये बताएं कि अब ये किसने आपको कहा है कि ये कौन सी सिक्योरिटी एडवाइजरी है कि इनको जीरो मूवमेंट आपने देनी है? बिल्कुल। अच्छा, ये लोकल टीम्स हैं, हमारे लोकल भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, सारे रस्ते बसे हैं इस ट्रैफिक के माहौल से, पाकिस्तान के माहौल से। ये कौन सा इंटरनेशनल इस किस्म का वेन्यू आपने क्रिएट कर दिया है कि अब जहाँ पे जो भी मैच होगा आप वही इंटरनेशनल रूल्स अप्लाई कर देंगे और लाहौर शहर को सील कर देंगे? तो ये काम नहीं, ये काम करने से लोग क्रिकेट को एंजॉय करेंगे कि और जिच होंगे। आप सिर्फ ये बता दें, और लाहौरिये जो है ना फिर वो माजरे के साथ वो इस किस्म की तंगी के साथ खेलने नहीं चाहते। बिल्कुल ऐसे वो इस किस्म की तंगी के साथ तफरी नहीं चाहते। ऐसी तफरी तो वाकई हमें नहीं चाहिए। ये अजाब है, और इसमें अगर आप बातें छुपाएं और लोग सड़कों पर निकल के 1 घंटा बुरा भला कहें तब मंजूर है, आप उनको क्लियर कर दें ताकि ऐसे ये हमारे पास वक्त कम है। नाज़रीन, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करती हूँ। अपडेट्स आप तक पहुंचा दी हैं। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रोग्राम के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कुछ चीज़ें हम कानून को गलत तरीके से समझते हैं, या फिर अपने ताई हम इस्लाम का नाम देकर चीज़ों को गलत तरीके से बयान करना शुरू कर देते हैं। तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आज मुझे भी मिलने वाली है, आप लोगों को भी कोशिश करेंगे कि इस्लामी नुक्ता नज़र और कानून के मुताबिक भी बताएं। औरत का विरासत में हक क्या है? बहुत जगहों पर यह देखा जाता है कि औरत को इस हक से महरूम कर दिया जाता है, और बहुत जगहों पर हम देखते हैं कि औरत ही इसका गैर ज़रूरी या फिर गलत तरीके से इस्तेमाल भी करना चाहती है। जो लड़ाई झगड़े हम देखते हैं, अदालतों में केसेस चल रहे होते हैं, भाई ने बहन पर केस कर दिया, बहन ने भाई पर केस कर दिया, प्रॉपर नुक्ता नज़र इसका है क्या? किस तरह से औरत, अगर उसका हक उसको नहीं दिया जा रहा
तो वो हासिल कर सकती है। इस्लाम क्या कहता है, कानून क्या कहता है। खुदा न खास्ता किसी भी नागहानी सूरत में अगर किसी की डेथ हो गई है और एक औरत के पास उसकी विरासत में अच्छी खासी जायदाद मौजूद है, तो उसका फिर असल दावेदार कौन है? उसके ससुराल से भी लोग आ जाते हैं, उसके बच्चे भी आ जाते हैं, उसका हस्बैंड भी आ जाता है। तो हक असल में किसका है और किस तरह से आप वो राइट हासिल कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। बहुत सारी चीज़ें मुझे भी नहीं पता, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को भी नहीं पता और बहुत सारी चीज़ें हम मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं। स्टूडियो में जो हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ आपके साथ कराना चाहूँगी। कानूनी माहिर हमारे साथ मौजूद हैं जी। हिना हफीजुल्लाह साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है। साथ ही साथ नूरीद फातिमा ने हमें ज्वाइन किया है, जो कि हमें इस्लामी नुक्ता नज़र से आगाह करेंगी, मजहबी स्कॉलर हैं। अपने मेहमानों को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अच्छा जी, मैं चाहती हूँ स्टार्ट हम नूरीद फातिमा साहिबा से कर लें, क्योंकि हमेशा इस्लाम का नाम लेकर मजहब के नाम पर लोग जो हैं वो ये सब चीज़ें करते हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें कि क्या हमारा मजहब इस्लाम औरत को हक देता है कि वो अपने भाई बहन माँ बाप की जायदाद में से प्रॉपर हिस्सा रखती है? बहुत शुक्रिया अना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। बहुत ही अहम आज का मौजू है और मैं ये समझती हूँ कि जैसे आपने अपनी इब्तदाई गुफ्तगू में भी कहा कि बहुत सारी चीज़ों को मिक्सअप किया जाता है और खामखा से जो इस्लाम की जो है वो किसी तरह तालीमात हैं ही नहीं, उनको शरीयत कहकर और इम्प्लीमेंट करने की एक जबरी कोशिश की जाती है। होते हैं लेकिन लोगों को आप मिसगाइड भी कर देते हैं। बिल्कुल। तो बहुत ज़रूरी है कि ऐसे में हम जानें कि कुरान और हदीस की रोशनी में, सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में दीन इस्लाम विरासत के कानून के हवाले से एक औरत को क्या हक देता है। तो सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूंगी कि अल्लाह ताला ने मुझे आपको हमें इस्लाम में पैदा किया, क्योंकि इस्लाम मज़हब नहीं, इस्लाम एक दीन है और दीन हमेशा टोटलिटी और कुल को एड्रेस करता है। पैदाइश से पहले से लेके मदर वॉर्म के अंदर बच्चे के रिस्क से लेकर उसकी जो एक शौहर के ज़िम्मे कफ़ालत है उससे लेकर और वो आफ्टर डेथ, क्योंकि जब मैं और आप आज जो बात कर रहे हैं वो शायद उन ख़वातीन की भी बात कर रहे हैं जो अब कब्रों में जा चुकी हैं और उनके बच्चे और उनके वरसा जो कि उनकी जायदाद में वारिस हैं, उनको अगर हक नहीं मिल रहा तो क्या इस्लाम इस मामले में कोई रहनुमाई मुहैया करता है? तो कुरान पाक में मुझे आपको जो सबसे पहली रहनुमाई मिलती है वो सूरह अन-निसा के अंदर मिलती है। चौथी सूरह मुबारका है, इसकी 11वीं और 12वीं आया करीमा तवील है, मैं उनको सिर्फ रेफरेंस दूंगी, उसको आप खोल के अगर पढ़ें और उनको डिटेल में देखें तो इस्लाम ने सबसे पहले तो ये कि कोई भी सूरत अर्रिजाल के नाम से कुरान की 114 सूरतों में नहीं उतारी, मर्दों के नाम से नहीं उतारी। ये औरत की इम्पोर्टेंस है और चूंकि औरत कमज़ोर होती है, फाइनेंशियली कमज़ोर होती है, उसको दबाया जाता है, उसके हुकूक को सप्रेस किया जाता है, इसलिए इस्लाम ने उसको एड्रेस करके इज़्ज़त बख्शी और फिर उसके हुकूक की बार बार यूँ करके बात की कि तुम अपनी औलाद को उनके हक दो। और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हमारे सामने हैं। सूरह निसा की आयत नंबर 11 में सिर्फ 3 अल्फाज जो हैं वो मैं पढ़ूंगी। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फरीदतम मिन अल्लाह, कि ये जो वरासत की तकसीम है और इसके अंदर जो अदल है ये अल्लाह ने तुम पर फर्ज कर दिया है। और फिर कुरान पाक में अगर कहा अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात तो नहीं कहा कि फर्ज किया, मगर फर्ज किया है। लेकिन ये विरासत की जब बात आई तो खोल के सराहत के साथ बयान कर दिया कि ये तो तुम पर लाजिम है। चलें जी, ये तो इस्लाम ने वाज़े कर दिया कि ये लाजिम है। अब हमारे साथ कानूनी माहिर भी बैठी हैं, उनसे जान लेते हैं। औरत का हक ये लाजिम है, लेकिन औरत को दबाया जाता है, डराया धमकाया जाता है, उसको इस हक से उसके अपने माँ बाप भी समटाइम बहन भाई महरूम कर देते हैं। क्यों? अच्छा अना, सबसे पहले तो मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये कॉन्सेप्ट। ये मेरा फोल्डर है, ठीक हो गया, मैं अभी जिंदा हूँ, ये मैं तुम्हें दे देती हूँ कि अना ये ले लो, ठीक है, ये हो गया हिबा, गिफ्ट, मैंने तुम्हें गिफ्ट दे दिया, ठीक है, ये मेरी प्रॉपर्टी थी। फर्ज करो ये मेरी ही प्रॉपर्टी है, तुम कहती हो ये मुझे बेच दो, ठीक है, ठीक है, मैं कहती हूँ तुम मुझे पैसे दे दो, ये ले लो, ये तुम्हारा हो गया, ठीक है, ठीक हो गया। मैं मर जाती हूँ, ये मैंने ना बेचा ना हिबा किया ना इसको और तरह से डिस्पोज ऑफ किया, ठीक है। जब मैं मर जाऊंगी ना तो ये मेरा तरका रह जाएगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है।
ये बहुत समझने वाली चीजें हैं, मुझे नहीं पता इन चीजों का, सीरियसली। अगर मैंने अपनी जिंदगी में इसको डिस्पोज ऑफ नहीं किया, जिंदगी में मेरा मुकम्मल इख्तियार है कि वो प्रॉपर्टी चाहे मेरे माँ बाप से मुझे आई हो, जहाँ से मर्जी आई हो, मैंने खुद कमाई हो, मैं उसको जो मर्जी कर दूँ, ठीक है, जिसको मर्जी दे दूँ, गामे को दे दूँ, माजे को दे दूँ, वो मेरा राइट है। लेकिन जब मैं मर गई ना और ये मेरी प्रॉपर्टी बच गई, तो असूलन इसी प्रॉपर्टी में से, लेकिन हमारे माशरे में लोग सामने आ जाते हैं, मेरे कफन का और जनाजे का खर्चा निकलेगा, ठीक है, उसके बाद जो मेरे पे कर्जे हैं वो इसी प्रॉपर्टी में से अदा होंगे। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी में कोई वसीयत कर दी है या मरते वक्त कोई कर दी है, वो इसी प्रॉपर्टी में से निकलेगी। ठीक है, बाकी जो बच जाएगा वो विरासत में तकसीम होगा। ठीक है, ठीक है। फ़र्ज़ करो अगर मेरा कफन दफन भी किसी ने दे दिया है, मेरा कर्जा भी कोई नहीं, मैंने वसीयत भी नहीं की, तो ये इंटायर प्रॉपर्टी ये डिस्ट्रीब्यूट हो। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट किस में होगी, ये पूछा था ना, एज अ वुमन। ठीक है, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप हयात हैं, मेरे बच्चे हैं, मेरा हस्बैंड है। ठीक है, अगर मैं मर जाती हूँ इस वक्त, तो मेरे माँ बाप को मेरी प्रॉपर्टी में से हिस्सा मिलेगा, मेरे हस्बैंड को हिस्सा मिलेगा, मेरे बच्चों को मिलेगा। ठीक है, ठीक, ये है। सूरत निसा में जो एक आयत 7 भी है, जिसमें अल्लाह फरमाता है कि औरतों और मर्दों का माँ बाप के और कराबतदारों के जायदाद में, प्रॉपर्टी में हिस्सा है, तरके में। ठीक है, चाहे वो ज़्यादा हो या कम हो। अब हमारे यहाँ ये एक दलील दी जाती है कि जी एडा केड़ा है हिस्सा, कि इन्नी जी चीज़ है, पहना छाड़ दें, यू नो, दैट्स द थिंग, कि भाई ले जाएं, बहनें अपना हिस्सा छोड़ दें। तो अल्लाह फरमाता है ये अल्लाह की मुकर्रर की हुई हदें हैं। ठीक है, और उसको या मैंडेटरी है, ये किसी पे एहसान नहीं है, ये अल्लाह ने हमें चीज़ दी है। औरत को चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, बहन हो, जो भी हो, ये उसकी मुकर्रर करदा हदें हैं और ये हमारा राइट है। दूसरी चीज़ जो हमारा है, सुप्रीम कोर्ट की बेशुमार जजमेंट्स हैं। एक जजमेंट जो बड़ी है, वैसे तो बेशुमार है, वो ये है कि जब मैं मर जाऊंगी ना, मेरी प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली मेरे वारसों में मुंतकिल हो जाएगी। ठीक है, उसमें किसी तीसरे बंदे की जरूरत ये तो नहीं है। आपने कहा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है, वो जो घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और हर कोई कल्चरल है ना, देखो वो तो कल्चरल है ना, इस्लाम में है। इस्लाम में कॉन्सेप्ट ये, मैं मर गई ना, अभी बैठे बैठे मैं मर जाऊं, इमीडिएटली ये मेरे जो वारसान है उनकी मलकियत हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए किसी की ज़रूरत नहीं है आके कहने की कि ये तुम्हारी मलकियत है। वो तो एक कल्चरल चीज़ है, कल्चरल माइंडसेट है। अब हुकूमत ने क्या किया, नादरा के सक्सेशन सर्टिफिकेट्स नादरा इशू करेगा, आप उधर एंट्रियाँ करा दें, उधर से आपको मिल जाएगा, वो पता लग जाएगा कौन कौन वारसान है। उसका एक प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों ने मैंने देखा है कि जो उनके वारसान नहीं है, जिस तरह अडॉप्टेड बच्चे हैं, वो उन्होंने बीच में डाल दिए। बिल्कुल, अडॉप्टेड बच्चों को विरासत में हक नहीं है। सही, उनको मेंटेनेंस का हक है, उनको आप गिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन विरासत में वो हक नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने जिधर मसले चल रहे हैं मियाँ बीवी के या तलाक़ें हो चुकी हैं, उन्होंने अपने पिछले जो बायोलॉजिकल बच्चे हैं वो नादरा में शो नहीं किए हुए और आगे से अपने अडॉप्टेड बच्चे या कोई और शो कर दिए। ठीक, सो ये दिस द गवर्नमेंट नीड्स टू रेक्टिफाई दिस। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फोकस किया है, ये जो आप बात कर रही थी लड़ाई झगड़े चलते हैं, कि ये जो औरतें हैं, ये जो बहनें होती हैं, ये क्यों कहती हैं हमने जी हम प्यार बड़ा करते हैं तो हमने अपने भाई को दे दी अपनी चीज़। अब वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अच्छा नेचुरल लव एंड अफेक्शन है कि एक ही तरह फ्लो करते हैं, दूसरी तरह तो भाई तो नहीं कहता कि जी हम अपनी बहन से बड़ा प्यार करते हैं, हमने अपना हिस्सा छोड़ दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो मैटर है ये फीमेल एयर्स का, वो इस्लाम में इट्स अ मैटर ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, ठीक है, और ये जो रिलिंक्विशमेंट है कि आपने छोड़ दिया अपना हिस्सा, औरतें चाहें भी इस प्रोटेक्शन से निकल नहीं सकती। ठीक है, ठीक है, आप धोखा दे के, दबाव डाल के, मुख्तलिफ हीले चीज़ें करके, अंगूठे लगवा के, या फैमिली का प्रेशर डाल के। एक ये होता है ना कि आप कहते हैं कि जी तुम्हें जहेज दे दिया था, हाँ ये बहुत पॉइंट है, बिल्कुल, तो इसलिए तुम्हारा हिस्सा नहीं बनता। जहेज इज़ अ गिफ्ट। गिफ्ट तो ज़िंदगी में आपकी बरी नहीं बनी, आपके भाइयों की बरियाँ नहीं बनती, उनकी तालीम पे खर्चे नहीं होते। सो जहेज विरासत से तो अटैच्ड ही नहीं है। सही। फिर कहते हैं कि जी जिस तरह डिवोर्स बहन आ जाए,
कि तुम्हें मेंटेन कर रहे हैं ना इसलिए तुम्हारा विरासत में हक नहीं। सही, वो भी नहीं है। वो भी इस्लाम इज़ वेरी क्लियर कि मेन आर द मेंटेनर्स ऑफ वेमेन। और डबल शेयर आपको एवं तो नहीं अल्लाह मियाँ ने दे दिया, वो इसलिए कि आपने औरतों पे खर्च कर अच्छा, इस पे इस्लामी नुक्ता नज़र में ज़रूर, अगर जहेज़ तो वैसे ही इस्लाम ने पाबंदी लगा रखी है, इस्लाम इस चीज़ को कहता ही नहीं कि जहेज़ आ, लेकिन अगर आपने बेटी को आखिरी चीज़ कंप्लीट कर लो, आप कंप्लीट कर। तीसरा ये है, वो कहते हैं कि जी इसकी शादी खानदान से बाहर हो गई है ना, ये बहुत हमारे वैलिड पॉइंट है जो हम खुद से तो इसलिए इसको हिस्सा नहीं देंगे। अब मसला ये है कि ख़ानदान से बाहर वो भी कुरान में तुम्हारे कुंबे और कबीले बना दिए गए ताकि तुम्हारी शनाख्त हो सके। इस्लाम इस चीज़ से आपको रोकता नहीं है कि बेटियों की शादियां बाहर कर दी हैं तो उनको आप जायदाद में हिस्सा ना दो, वो तो मैंडेटरी है, वो तो ऑटोमेटिक मेरा और किसी ने पसंद की शादी कर ली तो जी उसको गुस्से में आप कहते हैं वो आप नहीं हो सकता। अगर आप मर गए हैं ना, मैं मर जाती हूँ और मेरे नाम पे चीज़ है, चाहे मैं अपनी बच्ची से नाराज़ हूँ, ये आग शाक भी कोई नहीं होता जो वो लिख देते हैं ना कि जी आग कर दिया। आग ये लॉ में और ड्रामों में, ये ड्रामों में ही होता है, वो ढंग ढंग करके ना आग किया, कोई आग नहीं होता। अगर मैं मर गई और इस वक्त मेरे बच्चे चाहे मैं नाराज वो तो पहुंच रहे हैं अदालतों में, ये तो हिना साहब बात जो आपने क्लियर जरूर जाना चाहिए। जो चीजें हैं जाके आप अपनी क्लेम करें ना, चाहे औरत है मर्द है जो भी है। अच्छा, ये अब कानूनी सिकम भी है, अगर हम इतनी वाज़ेह चीजें कानून बयान कर रहे हैं ना तो यही कानून इन चीजों को पेचीदा भी कर देता है। मैं इस तरफ आऊंगी जरूर, उस पर फिर जो हमें कानूनी माहिरीन रास्ता दिखाते कुछ और है और जब आप उसमें चले जाते हैं तो फिर वो लंबी लंबी डेट्स और घुमाना फिराना। इसमें मैं आती हूँ, मैं नूरीत फातिमा साहिबा पे जाना चाहूँगी। हम कह रहे हैं जहेज़ आपने दे दिया, फिर बेटी को पेरेंट्स भी कह देते हैं कि जी बच्चे मैंने अच्छी खासी पैसे लगा के शादी कर दी है, अब जायदाद में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं, ये सब कुछ तुम्हारे भाई का है, तो ये इस्लामी नुक्ता नज़र से ठीक है? देखिए, जैसे मैम बात कर रही थी कि इस्लाम बहुत क्लियर है और विरासत के तमाम मामलात को रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आधा दीन करार दिया कि आधा दीन विरासत के तमाम मामलात में है, और अगर कोई अपने लेन देन के मामलात में फेयर है तो वो आधा वली है। हम यहाँ क्या करते हैं, इस हदीस पाक के मुताबिक बुखारी शरीफ में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह से डरो और अपनी औलाद में अदल करो। ये जो बात आग करने की हो रही है, इस्लाम तो लड़के को आग करने का राइट नहीं देता, को जाके आप उसको कि जो पहले ही जो है आपके जेर दस्त है, बाप बेटी है तो वो बाप के अंडर है, भाइयों के अंडर है, अगर वो बीवी बनती है तो वो शौहर की रैयत में आती है, फिर बूढ़ी हो जाती है तो बेटों की, तो क्या उसका हक दबाया जा सकता है? नेवर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपने बेटे को एक गुलाम दिया है। आपने पूछा तुम्हारी और भी औलाद है? फरमाया हाँ है। तो पूछा बाकियों को भी दिया? कहा नहीं। फरमाया उससे भी वापस लो और मैं जुल्म पर तुम्हारा गवाह नहीं बन सकता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात, दीन की तालीमात क्या कहती हैं? ला ताकुलू अम्वालकुम बैना बिल बातिल, तुम एक दूसरे के माल बातिल तरीके से मत खाओ। बाप अगर जिंदा है, भाई जिंदा है, उनकी बेटी मरी है, उनकी बहन मरी है, उसकी औलाद और उसका शौहर वो हकदार हैं, और अगर भाई नहीं देते तो माँ बाप और शौहर और उनकी आगे जो औलाद है वो तमाम के तमाम उनकी विरासत के अंदर हकदार हैं, और वो उसका वही इस्लाम ने 1/6 जैसे कि माँ को बाप को और 1/8 अगर बीवी को और आगे बच्चों को मिलेगा। अच्छा, ये मैंने आपसे हिस्सा पूछना है, वाज़ेह तौर पर औरत का कितना होता है, हक कितना दिया जा सकता है, कितना है, इस्लाम इस पे क्या कहता है और कानूनी राय क्या है, इस पर भी हम आते हैं। नाज़रीन, मुझे ब्रेक से पहले एक अहम खबर है जी, वो आपके साथ ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और अभी हमने सिलसिला शुरू किया जी, पैनल पे आपकी कॉल्स आ रही हैं और आप कानूनी राय भी जानना चाह रहे हैं कि अगर आपको आपका विरासती हक नहीं मिल रहा, तो एक कॉल हमें आई है और उन्होंने कहा है जी उनके भाई उनको उनका हिस्सा नहीं दे रहे हैं, तो हम आगे चल के ज़रूर सवाल करेंगे। आप कॉल्स कर सकते हैं, अपना सवाल जो है वो हमारे पैनल पर बता सकते हैं, और यहाँ से मैं आपका सवाल जो है वो अपने मेहमानों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी हम पूछने वाले हैं जी, नूरीत फातिमा साहिबा से मैं ये पूछ रही थी कि कितना हक है औरत का विरासत में। मैं आपके सवाल के जवाब की तरफ आऊँगी। लेट मी कंप्लीट माय दिस टॉपिक। मैंने जो पहले शुरू किया था कि इस्लाम क्या हमें किसी औरत का हक हज़फ करने की, खाने की, या उसको दबाने की या गस्ब करने की इजाज़त देता है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इब्न माजा और बहकी शरीफ की यह हदीस है कि जिसने अपने वारिस की विरासत ख़त्म की, क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसकी जन्नत की मीरास ख़त्म कर देगा।
आप दुनिया का सौदा करके क्या कमा लेंगे, कितने साल खा लेंगे, 100 साल, 200 साल, इतनी तो अब ज़िंदगी नहीं है। फिर आप देखिए, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान मेरे हाथ में है और ये मैम हिना के सामने बयान करना तो वैसे ही मैं समझती हूँ थोड़ी सी ज़्यादती हो जाएगी, लेकिन आपकी इजाज़त से इसका आर्टिकल 23, 24 मैं सिर्फ ये 2 लाइनें पढ़ती हूँ ताकि ये जो हमारी बहनें और बेटियाँ घरों में बैठ के हमें सुन रही हैं, क्वेश्चन कर रही हैं, वो ये क्लेम कर सकती हैं कि इस्लाम और पाकिस्तान का कानून किसी तौर पर किसी मर्द को किसी एक वारिसा की जो विरासत है उससे महरूम करने की इजाजत मर्जी से अगर कह देती हूं कि मुझे नहीं चाहिए, मर्जी से, उसमें इस्लाम ये कहता है कि सबसे पहले आप जो कुरान ने हक दिया है उसको जाकर दें। आप उसको वो हक फिजिकली, चाहे वो 10 लाख बनते हैं, चाहे वो उसकी लैंड की प्रॉपर्टी है, आप कागजात बनाएं, आप उसके आगे रखें, सिग्नेचर कराएं, फिर वापस आ जाएं, फिर उसके ऊपर प्रेशर ना डालें। अखलाकी तौर पर ये जो आप बात करी थी ना, माएँ प्रेशराइज करती हैं, लै तू परा वाली छड़ दे, और ये मेरी अपनी वालदा वो ये कहती है, मैंने कहा अम्मी आपने हक क्यों नहीं लिया, कहती है अम्मी ने कहा था मामू को दे दो, एक एक परा है ताड़ा। और बाद में सारी जिंदगी कहती है ले आओ मेरा परा मेरे घर नहीं आंदा, और वो मुझे मिलता नहीं है। क्यों? इसलिए, और ये इस सोसाइटी का ये डायलेमा है कि हम औरतें ही दूसरी औरतों के हकूक को दबाने और उनको मुआफ कराने के चक्कर। अच्छा, यहाँ पे मैं एक पॉइंट भूल ना जाऊँ हिना साहिबा, मतलब मैं कह देती हूँ आज कि मैंने अपने भाई से कुछ नहीं लेना और भाई मेरे भाई के पास सारा कुछ रहना चाहिए, कल को पता नहीं अब हस्बैंड प्रेशराइज करना शुरू कर देता है, जाओ भाई लेकर आओ, और आप मजबूर हो जाती हैं। आपने अब वो तमाम कानूनी तकाजे पूरे कर दिए, दोबारा अगर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है अपने ससुराल से, तो वो फिर आप कर सकते हैं दोबारा से? नहीं, देखो ना, उसमें डिपेंड करता है ना। जिस तरह पहले एक सिनारियो बताया कि जी माँ बाप कहते हैं कि तुम्हें हमने ये दे दिया तो भाई का है बाकी सारा, उसकी कोई वैल्यू नहीं उनके कहने की, क्योंकि वो तो जिंदा है ना। तो अभी तो विरासत खुली नहीं है, विरासत तो खुलेगी जब वो मरेंगे। ठीक है, सो इस तरह किसी के कह देने से कुछ नहीं होता, अनलेस कि वो माँ बाप अपनी ज़िंदगी में सब कुछ भाई को दे जाएं, वो और चीज़ है। ठीक है, लेकिन अगर वो दिए बगैर फौत हो जाते हैं तो विरासत खुल गई और आपका हक बीच में है। ये जो दूसरी बात है कि भाई से कुछ नहीं लेना, मैं अस्यूम कर रही हूँ कि विरासत खुल चुकी है, हिस्से आ गए हैं, आपने ले लिया या नहीं लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि उसमें जिस तरह मैंने बताया, इस्लाम के मुताबिक तो जैसे ही बंदा मरता है वो इमीडिएटली प्रॉपर्टी आपकी हो जाती है। ठीक है, अब अगले से फिजिकली उसको कैसे लेने, वो एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, वो उसके लिए आप अदालत जाएंगे, या अभी लॉ आ गया है जो पंजाब का और केपी में आया हुआ है, इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन्स प्रॉपर्टी राइट्स एक्ट, उसमें आप ओम्बड्स पर्सन के जाएंगे, उधर जाके दरख्वास्त देंगे और वहाँ से फैसले वगैरह हो जाएंगे। बड़े साल पहले मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी की ग़ालिबन उस ज़माने में हुकूमत थी, तो पाकिस्तान पीनल कोड में चेंजेस आई थी, अमेंडमेंट्स आई थी, जिसमें अगर कोई औरत को उसके विरासत के हक़ से महरूम करता है तो उसको मिनिमम 7 साल की सज़ा है और 10 लाख रुपया जुर्माना था। तो जाएं जाके पर्चे कटवा दें। लेकिन अगर जो आप सवाल कर रहे हो, अगर आपने खुद से बग़ैर किसी दबाव के ये फैसला कर लिया कि आपको मिल गई प्रॉपर्टी और आपने रिलिंक्विश कर दी, हालांकि मैंने पहले कहा सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रोटेक्शन, ये जो पब्लिक पॉलिसी का मैटर है इस्लाम में, और औरत उसे निकल नहीं सकती। ठीक है, अगर आप चाहें भी तो आप निकल नहीं सकती। निकल आप उसी तरह सकती है जैसा नौरीन कह रही है कि एक चीज़ पहले आपकी हो गई ना, उसके बाद आप जिसको मर्जी गिफ्ट कर दें बगैर दबाव के। ठीक है, फ्री विल के साथ। फिर अगर आपने देना है, अपने भाई को देना है, अपनी बहन को देना है, भाई को क्यों, बहन को दे दो। अब लोग दे के भी बाद में जी आ जाते हैं कि अब फ्री विल से दी हुई चीज़ वापस नहीं आती। ठीक हो गया। अगर आपने अब बगैर किसी दबाव के हंसी खुशी कोई चीज़ दी है, किसी ने भी किसी को दी है, वो वापस नहीं आएगी अनलेस आप फ्रॉड क्लेम करें या कोएर्जन करें कि मेरे पे दबाव था। उस तरह की कोई चीज़ आप क्लेम कर लें तो वो और बात है। लेकिन अगर आपने हंसी खुशी से अपनी आज़ाद मर्जी से किसी को कोई चीज़ दी है, चाहे वो आपका भाई है, बहन है, खामद है, बच्चे हैं, वो फिर वापस लेना
बिल्कुल ऐसा ही है जी। वो फिर लड़ाई झगड़े भी हम देखते हैं फैमिलीज में होते हैं। मैंने हक पूछा औरत का कितना है वो बता दीजिएगा, फिर मैं अगला क्वेश्चन करूंगी। देखिए, औरत अगर तो सगी औलाद है, सगी बेटी है, फिर उसका हक और होता है। अगर वो शौहर की औलाद में से है, फिर उसका हक और होता है। और जैसे मैं बात कर रही थी कि जो लय पालक है उसका और होता है। ठीक है, ये इतने कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है और इतना कोई बहुत सीधा साधा मामला भी नहीं है। ये मैन टू मैन डिफर कर सकता है। ठीक है। इसके लिए जो मौरूसी कवानीन है उनके माहिरीन से जाकर आपको जो इंडिविजुअल की जो स्टेटस है उसके अकॉर्डिंगली जाकर बात करनी चाहिए। लेकिन जो जनरल रूल है जिसके मुतालिक मैं बात करना चाह रही थी कि आर्टिकल 23 हमें ये कहता है कि आइन और मफाद आमा के पेश नज़र कानून की मदद से आयद करदा किसी माकूल पाबंदियों के ताबे हर एक शहरी को पाकिस्तान के हिस्सा जायदाद को हासिल करने, रखने और बेचने का हक है। ठीक है, हिना साहिबा कुछ ऐड करना चाह रही जी। ये आपने हिस्से पूछे, मैं क्लियर कर दूं, अडॉप्टेड बच्चों का और खामिद के औलाद का कोई हक नहीं है। ठीक है, मेरे फ़र्ज़ करो खामिद की किसी और शादी से औलाद है, उनका मेरी जायदाद में कोई हक नहीं है। इसी तरह जो अडॉप्टेड बच्चा है उसका मेरी विरासत में कोई हक नहीं है। जनरली जो प्रिंसिपल है जो इस्लाम में कुरान में ले डाउन किया गया है कि लड़कियों का औलाद में एक हिस्सा और बेटों का दो हिस्से। बिल्कुल। अगर माँ बाप हैं तो 1/6 मेरे ख्याल से जाता है। बीवी का शौहर की जायदाद में 1/8 हिस्सा होता है। ज़्यादा बीवियाँ हो तो उसी 1/8 में कमी हो जाती है। अच्छा, अब ये भी देखा है, बहन एक ही एक है और भाई काफी ज्यादा हैं और माँ बाप दोनों कह रहे हैं कि जी बच्ची बड़ी लाडली है, इसको तो हमने अच्छा खासा हिस्सा देना। हाँ, तो वो भाइयों का हक मारा जाता है। देखो ना, अब फिर कंफ्यूज हो रहे हो। जिंदगी में माँ बाप अगर कह रहे हैं वो विरासत नहीं है, ठीक है, वो गिफ्ट है। ठीक हो गया। आप जिंदगी में बेटी को उठा के सारा दे सकते हैं, ठीक है, गिफ्ट पे पाबंदी नहीं है। गिफ्ट पे कोई पाबंदी नहीं है। जब मैं मर गई ना, फिर उसका हिस्सा तो जो हिस्से अकॉर्डिंग टू लॉ है उसके मुताबिक। फर्ज करो जिस तरह अगर 10 मरले की प्रॉपर्टी है तो उसके 3 हिस्से हो जाएंगे। एक हिस्सा एक बहन और एक भाई है, अगर 3 हिस्से हो जाएंगे, एक हिस्सा बहन को चला जाएगा, 2 हिस्से भाई को चले जाएंगे। लेकिन अगर आपने अपनी जिंदगी में सारी की सारी बेटी को दे दी या उसका आधा हिस्सा पहले बेटी को दे दिया तो बाकी आधा जो बचेगा वो विरासत में चलिए जी, ये चीज तो क्लियर हो गई है। मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज शेयर करनी है और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस हमारे पैनल पे आप ही लोगों की टेलीफोन कॉल्स हम ऐड कर लेंगे। अभी हमारे पास अहम खबर ये है जी, यंग डॉक्टर्स के एहतजाज के हवाले से। यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, पुलिस के नारवा सलूक के खिलाफ ये एहतजाज किया जा रहा है। यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं, उनके साथी जो गिरफ्तार किए गए हैं उनको रिहा किया जाए, डॉक्टर्स का ऐसा कहना है। पुलिस तशद्दुद के खिलाफ सर्विसेज हॉस्पिटल के यंग डॉक्टर्स सरापा एहतजाज है। ओपीडीज में काम बंद है और आप देख रहे हैं कि जी मरीजों की लाइनें लगी हैं। ओपीडी में काम बंद होने की वजह से मायूस जो मरीज हैं वो वापस जा रहे हैं। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। उनको बंद किया जाएगा, वो बता रहे थे कि 3 बजे मैच होने जा रहा है, तो उस हवाले से जो प्लान है वो सीटीओ साहब डिस्कस कर रहे थे। हम अपने मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं। नुरीत साहब कुछ कहना चाह रही थी, गिफ्ट की जो बात कर रहे थे उसको कंप्लीट कर लें। ज़िंदगी में इस्लाम में मैंने जैसे वाक़या बयान किया सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपने उनको ये कंपेल किया कि सारी औलाद के अंदर अदल और इंसाफ करें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि फिर आपस में हसद और मुनाफरत शुरू हो जाती है। और इस हवाले से जो इस्लाम ने हमें तालीमात दी हैं वो ये कि अगर आप अपनी लाइफ के अंदर बतौर हिबा और हदिया अपनी औलाद में कुछ चीज़ें तकसीम कर रहे हैं और 19-20 का डिफरेंस डाल रहे हैं, और ये मैं बहुत कैटेगोरिकली कह रही हूँ 19-20 का डिफरेंस, ये नहीं कि सारी की सारी प्रॉपर्टी आप एक को दे दें और बाकियों को उसकी जान का दुश्मन बना दें। उसकी 3 रीजंस हो सकती हैं। सबसे पहली ये कि अगर वो बहुत गरीब है और आप चाह रहे हैं कि वो उसका भी ग्रेड थोड़ा सा अप किया जाए। दूसरा ये कि बाकी सब नाफरमान हो गए हैं और सिर्फ वो आपका खिदमतगार है और आपके साथ रहता है। और तीसरा ये कि वो दुनियावी कोई कारोबार नहीं कर रहा, वो आपका बच्चा या बच्ची वो सिर्फ खिदमत दीन कर रहा है और आप चाह रहे हैं कि आप फाइनेंशियली उसको सपोर्ट करके दीन इस्लाम की खिदमत और तबलीग के लिए उसको फुली जो है फंडेड कर दें। ये 3 सूरतें हैं जिन सूरतों की बुनियाद पर आप अपनी औलाद में 19-20 का फ़र्क डाल सकते हैं। लेकिन फिर वही बात करूंगी कि इस्लाम
बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रिलीजन है। ये उस कॉज को ही ख़त्म कर देता है जो बाद में कत्लो गारत तक चली जाती है और एक दूसरे के मरने मारने तक, क्योंकि जब आप इक्वालिटी की बात करते हैं, जुल्म से कभी कोई मुआशरा चल नहीं सकता। तो इसलिए माँ बाप के ऊपर ये जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी ज़िंदगी में अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिफ्ट्स करें तब भी वो इंसाफ के तकाज़ों को मलूज़ खातिर रखें, और अगर वो किसी को ज़्यादा देंगे तो इस्लाम उनसे वजह पूछेगा। बिल्कुल ऐसे क्या। अच्छा जी, हिना साहिबा से मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ, यही हमारे क्वेश्चन हमारे कॉलर्स ने भी लिखवाए हैं। एक कॉलर ने कहा जी भाई हिस्सा नहीं दे रहा उनका, तो उन्हें क्या करना चाहिए। सरगोदा से कॉल आई थी और वो सीएम साहब से भी रिक्वेस्ट कर रही है कि इस पर नोटिस लें। एक इसका मुझे बता दीजिएगा, और एक कॉलर थी कह रही जी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है और अब उस सूरत में उनका देवर जो है वो सारी जायदाद हड़प कर रहा है। तो ये दोनों चीज़ें बहुत सारे नाजरीन जानना भी चाह रहे होंगे। पहले मैं नौरीन की बात को थोड़ा सा क्लियर कर दूं। ये जो प्रिंसिपल्स अपनी जगह पे, लेकिन हमारे लॉ में ऐसी कोई कदर नहीं है। हमारा लॉ ओरल गिफ्ट को भी रिकग्नाइज करता है और रिटर्न हिबा को भी करता है। ठीक। अच्छा, अब जिनका भाई पहले हिस्सा नहीं दे रहा, भाई हिस्सा नहीं दे रहा, भाई हिस्सा नहीं दे रहा, हाँ, तो वो मैंने पहले ही बताया था कि एक तो पर्चा हो सकता है। ठीक है, वो प्रोविजन मौजूद है, थाने जाके आप पर्चा दे सकते हैं भाई के खिलाफ। दूसरा, अब नया लॉ आया है जो पंजाब में सरगोदा से है ना, पंजाब में आया है, तो ओम्बड्स पर्सन के जा सकती हैं, हरासमेंट वाले जो ओम्बड्स पर्सन है उधर जाके दरख्वास्त दें, कंप्लेंट फाइल कर दें, तो वो रिपोर्ट्स वगैरह ला के वो आपको अपना हक दिला देंगे। तो सीएम साहब की जगह हो सकता है सीएम साहब आगे भेज ही दें, मार्क कर दें, लेकिन बहरहाल ये दो तो डेफिनेटली हैं चीज़ें हैं। ठीक है। और वो जो खातून कह रही हैं कि जिनके हस्बैंड की डेथ हो गई है, अच्छा, अब वो जो खातून कह रही है, खातून का देखो उसमें भी अभी जिस तरह हम बात कर रहे थे, अगर खामद ने ज़िंदगी में सारी की सारी प्रॉपर्टी खातून को दे दी अपनी, वो तो उस खातून की हो गई। अगर खामद के फौत होने के बाद खामद की कोई प्रॉपर्टी आती है तो बीवी को 1/8 तक जाएगा। ठीक है। एक से ज़्यादा बीवियाँ होंगी तो वही 1/8 आगे तकसीम होता जाएगा। ठीक है, वो बाकी जायदाद में से नहीं आएगा, वही सारा तकसीम होगा। और अगर बच्चे हैं तो बाकी उनको चली जाएगी। अगर औलाद नहीं है फिर जाहिर बात है भाइयों का हक है। और अगर औलाद छोटी है तो वो बच्चों का हक है, वो तो ऑटोमेटिकली है, इट्स रिगार्डलेस कि औलाद छोटी है बड़ी है। छोटी बच्चे हो तो उनके नाम नहीं कर सकते, तो गार्डियन के तौर पे नहीं। ठीक है, वारिस तो चाहे पैदा हुआ हो, वो अगर उस वक्त मौजूद है, मैंने बताया ना कि इस्लाम में ऑटोमेटिक डिवॉल्वमेंट है कि मैं मर गई, मेरा बच्चा 2 दिन का है तो वो ऑटोमेटिक मेरा वारिस बन गया ना मेरे मौत पे, तो वो बच्चों की एज से उसका कोई ताल्लुक नहीं। हाँ, एक बहुत बड़ा अलमिया हमारे माशरे में है जो वो ये होता है कि ऑन द प्रीटेक्स के जी इनका बाप मर गया तो चाचे ताए आ जाते हैं और वो गार्डियन कोर्ट से भी या वैसे बगैर उसके कि जी हम इनके वली वारिस हैं, फिर वो उन यतीमों की जायदाद हड़प कर जाते हैं। ऐसे ही है। ठीक, उसकी तो कुरान शरीफ में बहुत बहुत सख्त अल्फाज में मुमानत है कि जो यतीम का हक खाए उसके लिए तो बहुत गुनाह का काम है, लेकिन ये होता है हमारे। सो अगर कहीं इस तरह होता है तो आप गार्डियन कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। अगर उसने कोई डिक्री ली हुई है गार्डियन बनने की तो वो आप रुजू कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर होता ये है कि लोग डरते हैं, औरतें डरती हैं। इस तरह मेरे पास सभी एक केस आया था तो एन मौके पे उन खातून ने कहा मैं अपने देवरों के जेठ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकती। एग्जैक्टली यही था, खामद फौत हो गया, ढेर सारा बिजनेस था, ढेर सारी प्रॉपर्टियाँ थी, भाई सारे हड़प कर गए और बच्चों के हिस्से जो हैं वो अपने ज़ाती इस्तेमाल में ले आए। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछ रहे हैं जी हमारे पास क्योंकि बिजनेस वाला। हाँ जी, कि बिजनेस वालिद की सारी जायदाद में से भाइयों ने बिजनेस कर लिया पैसा लगाकर, अब क्या उस बिजनेस से जो पैसा आ रहा है उसमें भी बेटी का हिस्सा है? देखो, अगर तो जायदाद से मुराद है वालिद के फौत होने के बाद वो विरासत का सब्जेक्ट थी, फिर तो वो लड़की का, वो तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी हैं और अभी जो लॉ आया है उसमें भी है कि रेंट शेंट और जो चीज़ें वो आप देंगे। और सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि फ़र्ज़ करो फौत हो गया ना हमारे जो भी, फ़र्ज़ करो माँ बाप, और ये प्रॉपर्टी है, जिस तरह ज़मीनें होती हैं, घर होता है, कोई किराए पे चढ़ा हुआ, कोई ठेके पे दिए हुए, तो वो जो
एक बहन भाई होता है जिसके कब्जे में होता है ना, वो उसका अकेला कब्जा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट कहती है इट वुड बी डीम्ड कि वो सबके बेहाफ पे कब्जा है। ठीक है, तो अगर सबके बेहाफ पे उसका कब्जा है, उसका अकेला कब्जा नहीं है, वो सारी जायदाद पे गसब नहीं कर सकता उस जायदाद को, तो उसकी जितनी भी चीज़ है ना आएगी वो सबके हिस्से में जाएगी। ठीक है, इंक्लूडिंग वुमेन। ठीक हो गया जी, आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा। हमने ब्रेक की तरफ गालिबन जाने हैं और उसके बाद जी एक बहुत ही नॉर्मल सा रवैया जो हम हर देखते हैं कि बेटे को प्रेफरेंस दी जाती है और बेटी की बात को भी दबाया जाता है, उसके जितने भी राइट्स हैं उनको भी दबाया जाता है। इस पर इस्लामी नुक्ता नज़र क्या है? क्यों हमारी सोसाइटी में बहुत सारे पढ़े लिखे ख़ानदानों में भी ये सब चीज़ें हैं? इस पर हम आते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो हमारे माशरे में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा आम देखी जाती है, औरत की राय कहीं पे लेनी हो या फिर हम बात करें कि जी 4 भाई हैं और घर में ज़्यादा जो है वो अब बात ही आप कह रहे हैं कि जी भाइयों की मानी जाएगी क्योंकि वो औरत है, क्योंकि वो बेटी है तो उसकी बात को इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। क्यों ऐसा रवैया है आम? मैं ये समझती हूँ कि दीन से दूरी की वजह से ये रवैया हमारे अंदर दर आया है। हालांकि इस्लाम ने, कुरान पाक ने कैटेगोरिकली हुक्म दिया वो आशिरुहुन्ना बिल मारूफ कि औरतों से हुस्न सलूक करो, बार बार, एक दफ़ा नहीं। और खुतबा हज्जतुल वदा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मरतबा औरतों के ख़वातीन के साथ हुस्न सलूक का हुक्म दिया। और जो मैंने शुरू में हदीस पाक तिलावत की बुखारी शरीफ की कि इत्तकुल्लाह फत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, व एदिलु बैन औलादिकुम, कि अपनी औलाद के दरमियान अदल करो। तो एक हदीस पाक के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं बशारत देता हूँ उस शख्स को कि जो अपने बेटे को बेटी पर फौकियत ना दे और उनसे हुस्न सलूक करे। अब आप ये देख लीजिए कि हमारी इस सोसाइटी का वो जो रवैया मैं बात करी थी शुरू में कि हम औरतें ही बाज़ दफ़ा बेटियों को दबा रही होती हैं और बेटों को बढ़ा रही होती हैं, तो ये नाइंसाफ़ी का कल्चर हमारे घरों के अंदर से ही परवान चढ़ रहा होता है। तो उसको कंडेम करने की ज़रूरत है। अच्छे स्कूल में अगर बेटा जाएगा तो बेटी क्यों नहीं जाएगी? उसने अगर कमाना है तो क्या उसने नस्लों की परवरिश नहीं करनी? उसकी गोद के अंदर जो परवान चढ़नी है आपकी आने वाली अगली नस्लें, वो क्या अच्छी तालीम और तरबियत की वो लड़की मुस्तहिक नहीं है? तो बेटियों के साथ तो अगर इस्लाम किसी के साथ ज़्यादा बेहतर सलूक करने का हुक्म देता है तो वो लड़की के साथ बेहतर सलूक करने का हुक्म देता है, चाहे जाए कि लड़के के साथ। क्योंकि लड़के को तो अल्लाह ताला ने अर्रिजालु कव्वामून अलन निसा, उसको मैनेजरियल पावर्स देकर अल्लाह ताला ने उसको एक दर्जा बढ़ाया ही है। लेकिन उसको अगर जायदाद में 2 हिस्से मिल रहे हैं तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी ज़्यादा है। और लड़की को अगर एक हिस्सा दिया जा रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी राय भी आधी है। ये बहुत मिसकॉन्सेप्शन है। बाज़ मामलात ऐसे हैं कि जिसमें औरत की गवाही को हतमी गवाही करार दिया गया है और वो एक अलग मैटर है। लेकिन जो औरत को आधा करार देते हैं, उसको पूरा इंसान नहीं समझते, उसकी राय को एक पूरा वोट है, वो उस जेंडर को आप एक पूरा इंसान तस्वर करें और वो एक पूरा हक रखती है। और इस्लाम अगर किसी के साथ ज़्यादा बढ़कर सलूक करने का और अच्छा सलूक करने का हुक्म देता है तो वो बेटी है, वो बहन है। और जहाँ बात आई 2 बेटियों की बेहतर परवरिश के साथ जन्नत की, तो एक साहबी ने पूछा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी बेटी नहीं है क्या बहन के लिए भी? आपने फरमाया हाँ, अगर वो अपनी बहन के साथ उसने सलूक करता है तो उसको भी मैं जन्नत की बशारत देता हूँ। बहुत खूबसूरत। अच्छा हिना साहिबा, हमारे पास 2-3 कॉल्स आई हैं। एक खातून पूछ रही हैं कि उनके बच्चे नहीं हैं तो अपने हस्बैंड की जायदाद, जिसकी हस्बैंड की उनकी डेथ हो गई है, उनका हिस्सा बनता है, कितना बनता है? अगर बच्चे नहीं हैं तो खातून का हिस्सा 1/8 नहीं होगा, 1/4 होगा। ठीक है, ठीक। और इसी तरह अगर बच्चे नहीं हैं तो खामद का हिस्सा बीवी की जायदाद में हाफ हो जाएगा। वैसे नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्वार्टर होता है। ठीक है। गवाही की बात की थी, मैं थोड़ी सी क्लियर कर दूं। ये बड़ा आता है कि जी औरतों की आधी गवाही लेके ढंडोरा पीटते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो अगर कुरान की आयत भी आप देखें तो वो ये है कि 2 औरतें करने का जहाँ हुक्म है वो ये है कि अगर एक भूल जाए तो दूसरी उसको याद करा दे। गवाह सिर्फ एक है, वो रिमाइंड कराने वाली दूसरी है। ये एडवांटेज है औरत को। और यही फेडरल शरीयत कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें उन्होंने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया हुआ है कि औरत की गवाही आधी नहीं है, गवाह एक ही है।
सिर्फ मर्दों के मुकाबले में उसको कुरान एडवांटेज देता है कि अगर मैं भूल गई, मर्द को तो कोर्ट में याद कराने का किसी को इजाज़त नहीं, लेकिन औरत को वो दूसरी औरत याद करा सकती है। गवाह वही है, एक ही है। चले जी, ये भी चीज़ क्लियर हो गई। अब हमारे पास चूँकि वक्त कम है और हमने सारी कानूनी राय भी ले ली और इस्लामी नुक्ता नज़र से भी जान लिया। अब जब इंसाफ के लिए लोग जाते हैं जी कानूनी माहिरीन के पास, वहाँ पे भी बहुत मिसगाइड करते हैं, लोगों को लंबी लंबी तारीखें दी जाती हैं, वो पैसे बनाने के चक्कर में। ये चीज़ कैसे कम हो सकती है हिना साहिबा? अल्लाह के हुक्म से। हाँ, जो चीज़ हमसे बेहतर नहीं हो सकती उसको अल्लाह पे डाल दें। हाँ, तो वो देखो ना, जब ये हमारे माशरे में और ये हर सेगमेंट में ऐसा है। हाँ, जो जहाँ कहीं बैठा है वो बिजनेस कर रहा है, वो पैसे बना रहा है, और बजाय लोगों की दादरसी करने के, इंसाफ फराहम करने के, बड़ा दुख होता है किसी को ऐसे रोते बिलखते देखते। ना बात ये है कि हम सारे इसी माशरे का हिस्सा हैं, ठीक है, चाहे वकील हो, चाहे यहाँ डॉक्टर नहीं बख्शते, चाहे सहाफी हो, चाहे डॉक्टर हो। जहाँ एक बंदा, मैं अक्सर कहती थी कि बड़े लोग कहते हैं मेरिट पे फैसला हो, मैंने कहा मेरे जैसा तो खड़ा हो के कहता है ना मेरिट पे फैसला हो, जो दूसरी पार्टी है वो तो नहीं चाहेगी कि मेरिट पे फैसला हो, तो वो तो अपनी जो भी उसके इख्तियार में है, जो कुछ कर सकते हैं डिले करने के लिए वो करेंगे। सो ये तो उसी माशरे का हिस्सा है ना। तो या तो आप इस माशरे से निकल के फिर से कोई जन्म लेके वापस आए। किसी मुतासिरीन में से जो लोग जाते हैं अपनी जायदाद के हक के लिए या अपने पैसे छुड़वाने के लिए किसी वकील के पास रुजू करते हैं, अब वो वकील बीच में कुछ ऐसा आ जाए कि जी मुझे अच्छे खासे पैसे चाहिए, इतने पैसे मेरे लिए रख दें तो मैं आपका काम करवा देता हूँ, वहाँ पे बेचारे कहाँ जाके इंसाफ लें? ये बता दें मुझे। और ऐसा होता भी, हमने सोसाइटी में बहुत सारी मिसालें भी ऐसी देखी हैं। देखो ना, जो पैसे अगर वकील ख़राब हैं तो देने वाला उससे बढ़कर ख़राब है। बिल्कुल आपने सही कहा। ये अगर एज ए माशरा हम डिसाइड कर लें कि हम पुलिस को रिश्वत नहीं देंगे, हम सहाफ़ियों को रिश्वत नहीं देंगे झूठी खबरें लगवाने के लिए, हम वकीलों की नाजायज़ चीज़ों पे नहीं जाएंगे, तो हम ये तो जी ज़मीर है, जब तक आपका ज़मीर आपको अंदर से नहीं झंझोड़ेगा, तो फिर आप चाहे किसी भी पेशे से मुंसलिक है। हाँ, अपना एहतसाब आप खुद करें। अगर हर इंसान छोटी सी चीज याद रख लें कि आपने दूसरे जहां भी जाना है और वहां पर आपने हिसाब देना, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें खुद ब खुद बुरी आती हैं आपकी तर्क होना शुरू हो जाती है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के कीमती वक्त के लिए। बहुत सारे लोगों की जो मुश्किलात हैं वो भी हल हो चुकी होंगी, और हम दुआ गो हैं कि किसी के लिए कोई ऐसा अगर मसला हो तो आगे से अच्छे लोग उनकी दादरसी के लिए उनको मिल जाएं, और खुदा न खास्ता अगर कोई बड़ा मसला अगर आपकी ज़िंदगी में हो जाता है तो जी आपके पास कानून भी मौजूद है, इस्लाम भी मौजूद है, आप इस्लाम से जो है वो ताउन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो जिस तरह से इस्लाम कहता है उसके मुताबिक चलें, ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी, और साथ ही साथ कानूनी माहिरीन भी मौजूद हैं। तो होपफुली आज के शो में आपको जो इन्फॉर्मेशन हम चाह रहे थे आप तक पहुँचाना, वो आप तक पहुँच चुकी होगी। आपके सवालात, आपकी सजेशंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम होती हैं, तो ज़रूर हम तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपका फीडबैक हमें चाहिए, तो अपना फीडबैक ज़रूर आज के शो के हवाले से दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।